के अंदर जो चैप्टर दिया गया है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग है, लेकिन उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए। समझ रहे हो इनकी ट्रिक, देख रहे हो? मतलब आपको पूरा चैप्टर यदि कंप्लीटली समझना है तो आपको ये न्यूमेरिकल जो इन्होंने दिया, मतलब यहाँ जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो प्लस एनसीईआरटी की थ्योरी दोनों साथ में पढ़ोगे तभी ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो ये ट्रिपल पॉइंट जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये एनसीईआरटी में देखो इन्होंने थ्योरी में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, उसमें थ्योरी में एक्सप्लेन इसका नहीं किया, लेकिन देखो यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आप यदि पूरा ये देखो, मतलब कंप्लीटली इसको पढ़ोगे चैप्टर को, मतलब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस आपकी थ्योरी, तब जाके ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो पहला क्वेश्चन, हालांकि इसमें ट्रिपल पॉइंट का कुछ यूज़ नहीं होने वाला, आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर कंसिडर करके भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो बोल रखा है इसमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। तो मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करूँगा, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताना है। तो देखो सीधी सीधी बात है, इसमें क्या है, दो टेम्परेचर दे रखे हैं, उनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो केल्विन का टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में 273.15 ऐड करने के बाद आता है, सीधी बात है। तो यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है कितना, 24.57, आपको टेम्परेचर चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इधर इसमें 273.15 ऐड करने पे आता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कैसे आएगा, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 273.15, तो ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट इस वाले टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्जन। अब इसका डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्जन चाहिए तो कैसे निकालोगे, 216.55 माइनस 273.15, ये हो गया सेकंड वाले का डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्जन। अब ये आपसे पूछ रहा है, आपसे ये भी बोल रहा है कि इन दोनों टेम्परेचर को आपको फ़ारेनहाइट में भी चेंज करना है। तो आप जानते हो F-32, मतलब जो भी टेम्परेचर आपको चाहिए वो माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दैट टेम्परेचर स्केल अपॉन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दैट टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर स्केल इक्वल टू दूसरी टेम्परेचर कन्वर्जन है केल्विन। तो केल्विन में जो टेम्परेचर चाहिए माइनस, यहाँ पर कितना होता है अपना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन होता है इतना, और सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन के अंदर, और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 373.15 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 273.15, ये इक्वल होगा, यदि डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है 0, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेंटीग्रेड 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह से आप तीनों को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। यदि आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन चाहिए तो आप या तो इन दोनों को कन्वर्जन इक्वल कर लो, या तो इन दोनों को इक्वल कर दो, दोनों से आंसर आ जाएगा। अब देखो डिग्री सेंटीग्रेड में ये दोनों वैल्यू यहाँ से आ चुकी हैं, तो आप यहाँ पे एक बार डिग्री सेंटीग्रेड की जगह ये वाली वैल्यू पुट करना, तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा ये वाला टेम्परेचर, ये, और दूसरी बार ये जो टेम्परेचर आया डिग्री सेंटीग्रेड का ये यहाँ पे पुट करना, तो दूसरे वाला टेम्परेचर आएगा फ़ारेनहाइट में। यहाँ पे डायरेक्टली आप इन्हीं टेम्परेचर जो क्वेश्चन में दे रखे हैं उससे ही आप डायरेक्ट निकालना चाह रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो F-32 अपॉन 180 इक्वल्स टू K माइनस 273.15 अपॉन ये कितना आ जाएगा 100। आप फर्स्ट बार पुट करोगे 24.57 केल्विन यहाँ पर K की जगह, तो ये पहला वाला कन्वर्ट हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। फिर दूसरे वाले को ऐसे पुट कर देना यहाँ पे 216.55, तो दूसरा वाला कन्वर्ट हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। ऐसे दोनों को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, टू एब्सोल्यूट स्केल A and B have triple point of water defined to be 200 A and 350 B. What is the relation between TA and TB? आपको TA और TB में रिलेशन बताना है। तो देखो दो अलग अलग टेम्परेचर स्केल है, जैसे कि अभी तक अपन ने जो स्टडी करी है डिग्री सेंटीग्रेड की करी है, केल्विन की करी है बेटा, और करी है फ़ारेनहाइट की, तो इनको एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में ये होता है, और मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, ठीक है, या फिर वह बोलूँ बॉइलिंग पॉइंट ये होता है वाटर के लिए। ऐसे यहाँ पर जो वैल्यू आती है केल्विन में वो 273.15 होती है, और यहाँ पर होती है वो 373.15। फ़ारेनहाइट के केस में ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। अब देखो यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कराना चाहूँगा। यहाँ पे देखो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ये भी 100 है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 100 केल्विन, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन की टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल होता है। तो केल्विन यदि टेम्परेचर डिफरेंस आपको चाहिए केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड में, टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही होता है। अब कंपेयर करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को और फ़ारेनहाइट को।
तो यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है 180 फ़ारेनहाइट के, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल हो जाएगा, 1.8 फ़ारेनहाइट के। ठीक है, ऐसे ही आप केल्विन को कन्वर्ट करना चाहोगे फ़ारेनहाइट में, तो वो वैल्यू भी सेम आएगी, क्योंकि 100 केल्विन किसके इक्वल है, 180 फ़ारेनहाइट के। तो यहाँ से 1 केल्विन किसके इक्वल आएगा, 1.8 फ़ारेनहाइट के। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें वापस बताना चाहूँगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल है। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि 1 केल्विन टेम्परेचर इक्वल होता है 1.8 फ़ारेनहाइट के, नहीं बेटा। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर डिफरेंस का यदि कंपेरिजन करना हो तो 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल होता है 1 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस के, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन का और डिग्री सेंटीग्रेड का सेम होता है। ऐसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डिफरेंस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने क्या किया, ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारी चीज़ें तो हो गई एकदम जानकारी की तौर पर आपके लिए, ये सारी चीज़ें तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो गई। अभी बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो देखो, आपको इस क्वेश्चन में ये करना है बेटे, कौन है, ये करना है तुझे कि यहाँ पर दो टेम्परेचर, भाई अपने को दो अलग अलग टेम्परेचर स्केल दे रखी हैं। एक में वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना है, 200 है, और दूसरे में वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना है, 350 भी। आपको यदि नहीं पता तो मैं बताता हूँ, वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। इतने केल्विन इक्वल दे रखा है फर्स्ट वाली स्केल में 200 टेम्परेचर के। तो यहाँ से 1 केल्विन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 200 अपॉन 273.16, यही आ जाएगी। अब मैं बोलता हूँ टी ए केल्विन की वैल्यू कितनी होगी, टी ए केल्विन की वैल्यू होगी 200 अपॉन 273.16 इंटू टी ए। समझ रहे हो बेटा। दूसरे में दे रखा है आपको कि 273.16, मतलब जो ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट दूसरे वाली स्केल में किसके इक्वल है, 350 वी के। तो यहाँ से 1 केल्विन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350 बी अपॉन 273.16। तो यहाँ से यदि दूसरा टेम्परेचर है टी बी दूसरे स्केल में, अभी एक चीज़ याद रखना, ये टी ए और टी बी सेम टेम्परेचर है लेकिन दो अलग अलग स्केल में। जैसे मैं आपको बोलूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड और मैं बोलूँ आपको 373.15 केल्विन, ये दोनों टेम्परेचर सेम ही है बेटा, दोनों ही वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट को शो कर रहे हैं। क्योंकि ये अलग अलग स्केल में है, इसीलिए यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 100 दिख रही है आपको, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 373.15 दिख रही है, लेकिन ये दोनों टेम्परेचर सेम है। समझ रहे हो आप। जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, केल्विन में 273.15 की। दोनों वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 273.15, लेकिन दोनों सेम टेम्परेचर को शो कर रहे हैं। ऐसे टी ए और टी बी जो हैं दो अलग अलग स्केल में दिए हुए टेम्परेचर हैं, लेकिन दोनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से टी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350 अपॉन 273.16 इंटू टी बी, ये टी बी केल्विन है। अब ये जो वैल्यू है केल्विन, यहाँ पर जो वैल्यू है केल्विन में, और ये दूसरी वाली वैल्यू है जो टी ए की केल्विन है, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों सेम टेम्परेचर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्केल है इसलिए ये वैल्यू अलग अलग शो हो रही है, दोनों ये वैल्यू अलग अलग दिख रही है। मतलब ये जो वैल्यू है टी ए केल्विन वाली, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से यदि आप इसको कंपेयर करोगे तो 200 अपॉन 273.16 इंटू टी ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 350 अपॉन 273.16 इंटू टी वी के। समझ गए बेटा। तो यहाँ से 273 से 273 कट जाएगा, टी ए अपॉन टी बी की जो वैल्यू आएगी तेरे पास 35 अपॉन 20, 7/4। तो टी ए बाई टी वी का रेशो हो जाएगा 7/4। टेम्परेचर ए और टेम्परेचर वी का जो रेशो हो जाएगा 7/4 आएगा। यही तेरा फाइनल आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है तेरे पास, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ ए सर्टेन थर्मोमीटर वेरीज विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू अप्रॉक्सीमेट लॉ। तो मैं आपको समझाता हूँ पहले ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई एक सर्किट है और इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है ना वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, मतलब टेम्परेचर जैसे ही चेंज होता है उस सर्किट का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, और ऐसा होता भी है प्रैक्टिकली। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये टी नॉट है जो ट्रिपल पॉइंट है, जो टी नॉट दे रखा है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है जिसकी वैल्यू 273.16 केल्विन होती है। ठीक है, अब आपको पूछा गया भाई एक
देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। द रेजिस्टेंस इज 101.6 ओम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसने पहली इन्फॉर्मेशन तो ये दी है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जो रेजिस्टेंस है वो 101.6 ओम है। तो आर की वैल्यू तो ये दे रखी है कितनी, 101.6 ओम। ठीक है, आर नॉट एक कांस्टेंट है जो मुझे पता नहीं, प्लस अल्फा भी एक कांस्टेंट है जो मुझको पता नहीं, लेकिन ये वाली वैल्यू जो दे रखी है 106.101.6 ओम, ये किस टेम्परेचर पे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर ये वैल्यू दे रखी है। और टी नॉट तो कांस्टेंट है जो है अपना ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, समझा तू। और यहाँ से आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी तेरे पास 101.6 ओम। क्यों आ जाएगी, क्योंकि अल्फा इंटू जीरो, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, सिर्फ आर नॉट बचेगा यहाँ पर जिसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से अपने को एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है एंड 105.5 एट द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। अब ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इतने ओम दे रखी है, इतने ओम दे रखी है। अब तेरे पास आर नॉट की वैल्यू तो है ही 1 प्लस एल्फा, ये किस टेम्परेचर पे वैल्यू है इतनी, तो ये है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड पर जो कि होता है 600.5 केल्विन। तो यहाँ से ये दे रखा और ये वैल्यू तो फिक्स है ही 273.16 केल्विन। केल्विन नहीं, वो दोनों केल्विन में, तो यहाँ केल्विन लिखने की क्या ज़रूरत है। तो बेटा अभी तेरे इस वाली चीज़ से क्या आएगी, यहाँ से तेरे पास एल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो दूसरे इक्वेशन से एल्फा की वैल्यू आ गई तेरी। अब तुझे पूछा गया व्हाट इज़ द टेम्परेचर व्हेन रेजिस्टेंस इज 123.4 ओम। व्हाट इज़ द टेम्परेचर, अब तुझे टेम्परेचर पूछा है जिस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो ये आर नॉट की वैल्यू तेरे पास है बेटा, 1 प्लस एल्फा की वैल्यू भी सेकंड इक्वेशन से आ गई तेरे पास। अब तो ये टेम्परेचर निकालना है जिस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 123.4 होगी। तो यहाँ से माइनस टी नॉट की वैल्यू तो फिक्स है 273.16। क्या यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू नहीं निकाल सकता बेटा, तेरे पास आर नॉट आ गया फर्स्ट इक्वेशन से, एल्फा आ गया सेकंड इक्वेशन से, सिर्फ अब टेम्परेचर तुझे निकालना है जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 123.4 हो जाएगा। बस ये तुझे निकाल देना, यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी। बस इतना ही क्वेश्चन था, प्यारा था, भोला था, नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट ए देखते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज ए स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट इन मॉडर्न थर्मोमीटर। पहले आपको पता है कि अपन दो टेम्परेचर यूज करते थे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होते थे, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही जो केल्विन दूसरी स्केल थी उसमें ये 373.15 हो जाता था, यहाँ पर 273.15, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट। दो टेम्परेचर स्केल ऐसे यूज करते थे, इसमें बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लेते थे। अभी जो मॉडर्न थर्मोमीटर है जहाँ पर इन टेम्परेचर की जगह अब यूज करते हैं बेटा, इन टेम्परेचर की जगह अब यूज करते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो कि होता है इतना। इन टेम्परेचर की जगह मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ना लेके अब वाटर का ट्रिपल पॉइंट लेते हैं 273.14। तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ऐसा क्यों करते हैं, पहले वाले में क्या दिक्कत थी कि अभी उनको ना लेके अब नया इसके लिए मतलब नए रेफरेंस पॉइंट लेने लग गए, इसका क्या रीज़न है। तो रीज़न इसका वेरी सिंपल ये है बेटा कि ये जो वैल्यूज़ जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट और ये मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों क्या है कि यार ये तो प्रेशर वेरिएशन के साथ चेंज होने लगते हैं। मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट रेजिलेशन, क्या मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट रेजिलेशन का बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आइस की स्लैब के ऊपर एक रोप ऐसे लटका दो और इसके दोनों तरफ वेट लटका दो, तो इस रोप के जो नीचे वाली आइस है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से यदि ये आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होती नॉर्मली, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाएगी बेटा। जैसे मैंने मान लिया -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आइस मेल्ट हो गई, इसके जस्ट नीचे वाली, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया। तो जैसे ही ये प्रेशर बढ़ गया, यहाँ से आइस मेल्ट हो गई, तो ये रस्सी थोड़ी सी अंदर आ जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन अभी ऊपर जो आइस थी वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट क्यों हो गई, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था। लेकिन अभी रस्सी तो नीचे आ गई, रस्सी नीचे आ गई ना, मेल्ट हो गया, पानी बन गया, तो पानी से रस्सी नीचे आ जाएगी। अब ऊपर वाले पे देखो प्रेशर तो कम हो गया, लेकिन टेम्परेचर कितना है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऊपर वाली आइस वापस जम जाती है बेटा। ऐसे ये आइस अपने नीचे वाली आइस को पिघलाती हुई जाती है, नीचे तक ये रोप पूरी बाहर निकल जाएगी, लेकिन आइस अपनी वैसी की वैसी बनी रहेगी। मतलब आइस जो है बेटा वो मेल्ट नहीं होगी, मतलब वो टूटेगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो कमाल ही हो गया, जादू जैसा लगेगा, आइस यहाँ से टूटेगी नहीं। आइस ब्रेक क्यों नहीं हो रही, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जस्ट जिस पार्ट पे प्रेशर ज़्यादा था वो मेल्ट हो रहा था और वापस फ्रीज होता जाएगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर तो फ्रीजिंग वाला ही है, वहाँ पर टेम्परेचर तो कम है। दूसरा इसका एग्जांपल दिया स्केटिंग वाला। स्केटिंग में क्या होता है कि भाई आपने देखा होगा, स्केटिंग जब करते हैं, स्केटिंग जानते हो ना, बर्फ़ पे जो एक
जो एक स्केट लेके और लोग उस पर स्केटिंग करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि स्केट के जस्ट नीचे जो आइस होती है, क्योंकि इस पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, स्केट के जस्ट नीचे जो आइस होती है उस पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, तो स्केट के जस्ट नीचे वाली आइस क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और मेल्ट हो जाती है तो वो थोड़ी वाटर की लेयर जमा हो जाती है, तो यहाँ से इसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है। वाटर की लेयर जब यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आइस मेल्ट हो चुकी है, तो मेल्ट होने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, सॉरी फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होने की वजह से ये आसानी से आगे मूव कर पाएगा। लेकिन जैसे ही ये आगे मूव कर गया, जैसे ये आगे मूव कर गया, यहाँ पर इस वाली आइस का वापस प्रेशर कम हो गया, प्रेशर नॉर्मल जो इतना प्रेशर था एटमॉस्फेयर प्रेशर वही आ गया। अब क्या होगा कि अभी आइस मेल्ट क्यों हो गई थी, प्रेशर हाई होने की वजह से, लेकिन प्रेशर वापस लो हो गया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट तो अभी फ्रीजिंग वाला है, तो वापस आइस जम जाती है। ऐसे करते हुए स्केटिंग होती जाती है। समझ गया? समझ गई ना बेटा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मैंने आपको दे दिया कि क्यों ट्रिपल पॉइंट अब यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि ये प्रेशर के साथ दोनों वेरी होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी और फ्रीजिंग पॉइंट भी। बॉइलिंग पॉइंट का आपको एग्जांपल पता ही होगा कि जब आप एलिवेशन पे ऊपर पहाड़ों पे जाते हो तो वहाँ पे खाना आसानी से नहीं पक पाता, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो पता ही है आपको, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो वाटर क्या होने लग जाएगा, वाटर जो है बॉयल जल्दी जल्दी होने लग गया तो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो इसके अंदर जो डली हुई चीज़ें हैं, इनके अंदर जो डली हुई आलू हैं, दाल है, वो सब उनको हीट कहाँ मिल पाएगी यार? सारी हीट तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए यूज़ करने लग गया। सारी ज़्यादातर हीट तो वाटर जो है अपनी वेपर में कन्वर्ट होने के लिए यूज़ करने लग गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है वहाँ पर। 540 कैलोरी पता है ना आपको? एल वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो हीट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको, वो हीट किस में चली जाएगी, वो लेटेंट हीट में कन्वर्ट करने में चली जाएगी। तो यहाँ पर इनको इतनी हीट नहीं मिल पाएगी जिससे ये पक पाएँ। इसीलिए या तो प्रेशर कुकर यूज करो, प्रेशर कुकर यूज करने से प्रेशर अंदर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जब वो चीज़ें बॉयल हो ही नहीं रही है, तो जितनी भी हीट है वो लेटेंट हीट में तो कन्वर्ट होने के काम नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग नहीं हो रही, यहाँ पे फेस कन्वर्जन नहीं हो रहा। तो जो भी हीट आप प्रोवाइड करोगे वो डायरेक्टली अंदर चीज़ें उनको पकाने के काम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, देयर वर टू फिक्स पॉइंट इन ओरिजिनल सेंसर स्केल एज मेंशन अबव। हाँ ठीक है, दो फिक्स पॉइंट थे, एक फ्रीजिंग पॉइंट था, एक बॉइलिंग पॉइंट था। विच वर असाइंड द नंबर 0 एंड 100। ओके, ऑन द एब्सोल्यूट स्केल वन ऑफ द फिक्स पॉइंट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जबकि एब्सोल्यूट स्केल जो अभी अब यूज करते हैं उसमें एक तो फिक्स पॉइंट होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16। ओके ओके, व्हाट इज अदर फिक्स पॉइंट ऑन दिस स्केल। इसमें दूसरा फिक्स पॉइंट क्या होता है, तो दूसरा फिक्स पॉइंट यहाँ पर लेते हैं 0 केल्विन। 0 केल्विन क्यों लेते हैं, क्योंकि ये अपना ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो भी एटम्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। मतलब यदि आपके पास कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस आपके पास है, कोई मेटल की शीट है, कोई प्लास्टिक की शीट है, कुछ भी है, उनके जो भी एटम है वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। मतलब एटम का मोशन हमेशा चलता रहता है, भले ही वो नॉर्मल टेम्परेचर हो। जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये जो मोशन है वो तेज़ हो जाता है, ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगते हैं वहाँ पर। और टेम्परेचर कम करते हो तो वाइब्रेशन कम होते जाते हैं। जैसे आप 0 केल्विन टेम्परेचर पर पहुँचोगे, वहाँ पर एटम्स के जो वाइब्रेशन है, मतलब एटम के अंदर जो भी मोशन चल रहा है वो एब्सोल्युटली जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर एटम सारे एक जगह पे फ्रीज हो जाएंगे, फ्रीज हो जाते हैं, इसीलिए इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। तो आप समझ गए, मॉडर्न स्केल में एक अपना फिक्स पॉइंट हो जाता है ये, और दूसरा फिक्स पॉइंट होता है ये। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T is related to temperature TC on the Celsius scale by TC equals to T minus 273.15. Why do we have 273.15 in this relation, not 273.16? देखो दोस्तों, अपने पास ये रिलेशन आता कहाँ से है कि इस डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिलेशन यहाँ से आता है, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 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 क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है 0, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 0 डिग्री, अपॉन अपॉन अपन क्या लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन फ्रीजिंग पॉइंट। ये रहा केल्विन के लिए, जो केल्विन में टेम्परेचर चाहिए, माइनस माइनस के बाद क्या आता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल, जो कि होता है 273.15। तो यहाँ पर अपन सॉरी 16 लिख दिया ना, 15 होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर लेते हैं वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है केल्विन स्केल में, जो होता है 273.15।
और नीचे वही बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये बात आपके खोपड़े में घुसी या नहीं। तो ये यहाँ से नीचे वाले डिफरेंस भी 100 आता है, ये भी 100 आता है, तो ये कट जाता है। तो यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू हो जाता है केल्विन प्लस 273। क्या ये बात आपके, सॉरी -273, ये बात आपके काम की है, बिल्कुल काम की। तो ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ये 273.15 क्यों होता है। क्योंकि यहाँ पर अपन क्या काम में लेते हैं, यहाँ पर अपन यूज़ में लेते हैं बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ना कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है, और अपन यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यूज़ नहीं करते। यहाँ पर अपन करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि होता है 273.15 होता है, ना कि 273.16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट डी है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एब्सोल्यूट स्केल। व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एब्सोल्यूट स्केल। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है भाई, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, ये होता है 273.16 केल्विन। एब्सोल्यूट स्केल में इसकी वैल्यू इतनी होती है। काम खाया था हम। यदि डिग्री सेंटीग्रेड में कोई इसकी वैल्यू पूछ ले आपसे, डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू पूछ ले तो कैसे निकालते हैं, केल्विन में वैल्यू -273.15। तो यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी होले बच्चे, ये आ जाएंगी बेटा, कितनी आ जाएंगी 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पूछे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की तो ये आ जाएगी। फॉरेनहाइट में कोई वैल्यू पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, F-32/180 इक्वल हो जाएगा केल्विन -273.15/100। समझे आप, केल्विन की जगह कौन सी वैल्यू, आपको ट्रिपल पॉइंट को कन्वर्ट करना है ना फॉरेनहाइट में, यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देना तो आपको ये वैल्यू फॉरेनहाइट में ही मिल जाएगी कि ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू फॉरेनहाइट में क्या होती है। कोई दिक्कत नहीं है जी, नहीं है जी, नहीं है जी, नहीं है जी, नहीं है जी। और एक चीज़ और मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, उसको मैं वापस बताऊँगा आपको, वो ये रही, बस एक बार और उसको चीज़ को मैं बताता हूँ आपको, एक बार और बता देता हूँ बेटा कि टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है 1 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस के, ठीक है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल होता है 1.8 फॉरेनहाइट के। समझ गए बेटा, तो ये वाली बात भी आपके खोपड़े में घुस गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टू आइडियल गैस थर्मोमीटर ए एंड बी यूज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली। दो आइडियल गैस थर्मोमीटर हैं, दो आइडियल गैस थर्मोमीटर हैं जिनमें आइडियल गैस के रूप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यूज़ किया जा रहा है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कोई भी गैस जिसको यदि आइडियल गैस की तरह बिहेव करना है तो उसकी दो कंडीशन होती हैं कि उनका उनका देखो मैं आपको एक चीज़ शुरू से समझाऊँ। सॉलिड मतलब जिनके एटम्स बहुत एकदम पास पास में चिपके रहते हैं, इनके बीच में गैप बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड में इनके कंपेरिजन में थोड़ा सा गैप इंक्रीज हो जाता है, इनके कंपेरिजन में थोड़ा सा गैप इंक्रीज होता है। गैस किसको बोलेंगे, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत ही ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा हो भाई, एक दूसरे से इंटरेक्शन लगभग नेग्लिजिबल हो। अब एक चीज़ बताओ मुझे कि आप सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए क्या करते हो, क्या कर सकते हो, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ यदि प्रेशर आपने कम कर दिया, यदि आपने प्रेशर कम कर दिया तो क्या होगा, यदि इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है तभी तो ये एटम्स पास पास में, प्रेशर कम कर दोगे तो एटम्स दूर दूर चले जाएंगे। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर कम करते हो तो ये फेज़ सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होगी। सेम केस यहाँ पे होता है, यदि आपको लिक्विड से गैस में जाना है, जैसे वाटर लिक्विड होता है उससे आपको गैस में जाना है, मतलब स्टीम बनानी होती है, तब क्या करते हो आप, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो। दूसरा आप प्रेशर डिक्रीज़ भी कर सकते हो, प्रेशर भी डिक्रीज़ कर सकते हो। जैसे आप क्या करना आपने कि आप यहाँ पर जैसे नॉर्मल किसी जगह पे आप बॉईल कर रहे थे किसी चीज़ को, और फिर आप ऊपर चले गए कहीं पे पहाड़ों पे, तो पहाड़ों पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो अब बॉइलिंग के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा या कम, तो बॉइलिंग के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ता है वहाँ पर। तो प्रेशर कम करने से भी मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से भी या तो प्रेशर कम करो या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करो, या फिर दोनों चीज़ कर सकते हो। तो और भी बेहतरीन है कि आप पहाड़ों पे भी चले गए, प्रेशर भी कम कर दिया और टेम्परेचर भी ज़्यादा दे रहे हो, तो जल्दी से वाटर बॉयल हो जाएगा, मतलब फेज कन्वर्ट कर लेगा। तो गैस जो होती है आइडियल गैस कब बोलोगे आप किसी चीज़ को, जब उसमें टेम्परेचर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, आप तो यहाँ तो हाई करो, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लो करो, यहाँ दोनों एक साथ कर दो, उसका हाई टेम्परेचर हो लोअर प्रेशर हो,
हायर टेम्परेचर हो लोअर प्रेशर हो, तो कोई भी जो गैस है वो आइडियल गैस कब बनेगी, जब उसके ऊपर हायर टेम्परेचर आप अप्लाई करो या फिर लोअर प्रेशर कर दो या फिर दोनों एक साथ कर दो। ठीक है, कोई भी गैस यदि आइडियल गैस बोलना चाहोगे तो इसके ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए इसका, कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, या फिर इनके ऊपर प्रेशर बहुत कम कर दो ताकि वो एटम्स इजीली फ्री मूव कर पाएँ। तो ये बात को मैं बताते हुए अब इस क्वेश्चन की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं भाई। क्या बोलता है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड, what is the absolute temperature of normal melting point of sulfur as read by thermometer A and B। तो आपको क्या पूछा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट पूछा है। दो अलग अलग प्रेशर थर्मोमीटर यूज किए गए। तो देखो मैं आपको पहले प्रेशर थर्मोमीटर बता देता हूँ। प्रेशर थर्मोमीटर की बात कर लेते हैं। देखो प्रेशर थर्मामीटर, इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें एक आइडियल गैस ऐसी यहाँ पे भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई। आपने क्या किया, टेम्परेचर मेजर करना है ना आपको। तो देखो आप क्या करोगे, दो तरह से आप, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, एक कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम जैसे नाम से समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपने क्या किया कि ये जो गैस है ना उसका वॉल्यूम फिक्स है, वो एक्सपेंड नहीं हो सकती, और आप यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। तो आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए इनका यूज करते हो, जो गैस थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर मेजर करने के काम आ रहा है। तो क्या होगा कि देखो इसमें वॉल्यूम का एक्सपेंशन का कोई चांस नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है, यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स है। तो क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसका प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो इंक्रीज हो नहीं सकता। और आइडियल गैस इक्वेशन से यदि आप देखो पीवी को NRT से, यदि बाकी सारी एन और आर की वैल्यू कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स तो इसके यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि फिक्स अमाउंट ऑफ गैस ले रहे हो आप, आर की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो भी फिक्स हो गया, एनआर तो कांस्टेंट, तो पीवी इज प्रोपोर्शनल टू डी। मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं लगा रहा, इक्वल लगा देता हूँ, चलो प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं आपके। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने प्रेशर यहाँ पे वॉल्यूम भी फिक्स कर दिया, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। तो जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। या फिर मैं बोलूँ P/T की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। P/T की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ से देख सकते हो P/T की वैल्यू क्या होती है, NR/V। आपने N और R तो कांस्टेंट है, आपके नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि गैस की अमाउंट फिक्स है तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो भी फिक्स हो गया। आपने क्या किया इसमें PV/NRT, अरे यहाँ पे T है, तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम भी फिक्स कर दिया, तो यहाँ से P/T की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो जैसे जैसे P/T की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब समझते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो उसके कंपेरिजन में आप देख लोगे कि अभी टेम्परेचर कितना है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, यहाँ पर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना बेटा टेम्परेचर, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना टेम्परेचर, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो आप प्रेशर रीडिंग लेते हो, यहाँ पे प्रेशर की रीडिंग ले लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि टेम्परेचर कितना हो गया होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। अब दूसरा जो थर्मोमीटर होता है वो कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर होता है। उसमें क्या होता है, उसमें क्या करोगे, गैस भरोगे इसी तरह से, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम आराम से एक्सपेंड हो सकता है। वॉल्यूम जैसे यहाँ पर ये वाली हाइट लेंथ L लेते हैं, ये एरिया तो फिक्स है, एरिया A है, एरिया चेंज नहीं हो रहा, लेंथ, लेकिन ये गैस ऊपर आराम से एक्सपेंड कर सकती है, लेकिन इसका प्रेशर चेंज नहीं होगा। अब इससे देखते हैं वापस, PV/NRT, यहाँ पर NR फिक्स हो गया। आपने क्या किया, प्रेशर फिक्स कर दिया, प्रेशर आप चेंज नहीं होने दोगे। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये गैस यहाँ पे एक्सपेंड करती जाएगी, मतलब लेंथ बढ़ती जाएगी, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, क्योंकि एरिया तो फिक्स है और लेंथ इंक्रीज होती जा रही, तो एरिया इंटू लेंथ ही तो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है यहाँ पर। तो V/T की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस टाइप के दो थर्मोमीटर गैस थर्मोमीटर की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, दो टाइप के इस तरह के गैस थर्मोमीटर होते हैं। अभी अपन थोड़ा डिस्कशन हो गया इन पे, अब बात करते हैं इस न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में देखो, ये प्रेशर थर्मोमीटर मतलब यहाँ पे देखो प्रेशर चेंज हो रहा है, दोनों में प्रेशर चेंज हो रहा है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये रहा, ये है। तो यहाँ पर P/T की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, कुल मिला के बात ये है, P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2, P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। पहले केस में प्रेशर देखो
P1 प्रेशर कितना है 1.250 इंटू 10⁵ अपॉन टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि ये प्रेशर किसके करस्पॉन्डिंग है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के करस्पॉन्डिंग है। तो आप मुझे बताओ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता कितना है 273.16 केल्विन इक्वल टू। नेक्स्ट आपको जो सल्फर के केस में दिया गया है नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, ये प्रेशर इतना दे रखा है, ये सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से क्या टेम्परेचर नहीं आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर आ जाएगा सल्फर का, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, यहाँ से निकाल देना सल्फर का। नेक्स्ट केस में आप देखो, सेकंड केस में देखोगे आप, ये दूसरा वाला थर्मोमीटर है, दूसरा थर्मोमीटर है, उसमें वेरिएशन कुछ अलग हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रेशर है 0.200 इंटू 10⁵ और इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, ये किस टेम्परेचर के लिए प्रेशर है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए, जो कि कितना होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 इक्वल टू सेकंड प्रेशर है 87 इंटू 10⁵। ये किसके लिए प्रेशर है, ये है नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। तो यहाँ से सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो दोनों केस से आपने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर निकाल दिया, ठीक है। अब आपसे एक क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पार्ट भी देखो, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड द स्लाइट डिफरेंस इन द आंसर ऑफ थर्मोमीटर ए एंड बी। देखो दोनों ही केसेस में आपने टेम्परेचर किसका निकाला है बेटा, T2, दोनों ही केस में किसका टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। लेकिन दोनों केस में ये वैल्यू कुछ थोड़ी सी अलग आएगी, इस केस में वैल्यू कुछ अलग आएगी, दूसरे केस में वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं भाई साहब कि दोनों केस में वैल्यूज में वेरिएशन क्यों आ रहा है, जबकि आप सेम टेम्परेचर निकाल रहे हो। और इसने ये भी बोल दिया कि जो थर्मोमीटर आर नॉट फॉल्टी, थर्मोमीटर जो है फॉल्टी नहीं है भाई, थर्मोमीटर में कोई फॉल्ट नहीं है। तो आपने वो तो चीज़ कंसिडर नहीं कर सकते, तब भी बताओ ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो बेटा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई भी, ये मैंने यहाँ पे जो भी इक्वेशन लगाई P/T कांस्टेंट किया, ये किसके अकॉर्डिंग किया, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये किया ना P/T कांस्टेंट। तो लेकिन यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम नहीं है बेटा, प्रेशर हाई प्रेशर है। कोई भी प्रेशर, कोई भी जो गैस है आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है, जब उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो। लेकिन यहाँ पे प्रेशर तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस आ रहा है इनमें। क्योंकि देखो यहाँ पे प्रेशर कुछ अलग है और यहाँ पर प्रेशर कुछ अलग है, दोनों ही केस में क्या है प्रेशर डिफरेंस है, दोनों ही केस में प्रेशर डिफरेंस है। और ये प्रेशर बहुत ज़्यादा कम नहीं है, कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह तभी बिहेव करती है जब उसका प्रेशर बहुत कम हो, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बहुत कम नहीं है दोनों ही केस में। इस केस में देखो प्रेशर 1.250 एंड 1.797 है, और दूसरे वाले केस में 0.200 और 0.287। तो ये गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव ही नहीं करेंगी दोनों, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों यहाँ पर आइडियल गैस की तरह बिहेव ही नहीं करेंगी। तो आइडियल गैस की तरह यदि बिहेव नहीं करेंगी तो ये परफेक्टली एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देंगी, ठीक है, परफेक्टली एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी प्यारा, काफ़ी अच्छा दुलारा क्वेश्चन है। अ स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग इज करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये चीज़ बताएगी कि स्टील की एक टेप है, टेप आप समझ सकते हो एक मेजरमेंट के लिए स्केल है, स्केल जो होती है ना, स्केल आप यूज करते हो ना कोई भी चीज़ लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए, वो उसी को स्टील टेप बोला गया। 1 मीटर लॉन्ग इज करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इसको बनाया गया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 300 केल्विन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और इस टेम्परेचर पे ये वैल्यू एग्जैक्ट देती है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसे ही कर करके ये 100 तक गई है, ठीक है, ये 100 तक गई है। इसने बोला ना, इसने बोला है 1 मीटर है इसकी लेंथ, 30 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 35 40 45 50 55 60, आगे जाएंगे 65 70, ऐसे ही कहाँ तक गई है 100 तक गई है, 100 तक है,
क्योंकि इसने बोला ना स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो इसकी टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। और ये किसके लिए डिजाइन है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये अच्छी रीडिंग देती है। अब क्या हुआ, लेंथ ऑफ स्टील रॉड, एक स्टील रॉड है आपके पास, स्टील रॉड मेजर्ड बाई दिस टेप इज फाउंड टू बी 63 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक स्टील रॉड है, जब आपने इस स्केल से उसको मेजर किया, जब आपने उसको इस स्केल से मेजर किया तो उसकी लेंथ आ रही है 63 सेंटीमीटर, लगभग यहाँ पर आ रही है कुछ, ये इसकी लेंथ 63 सेंटीमीटर आ रही है, 63 सेंटीमीटर आ रही है यहाँ पर। ऑन ए हॉट डे व्हेन टेम्परेचर इज़ 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक दिन था जहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, जहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था बेटा, वहाँ पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, वहाँ पर इसकी लेंथ कितनी आ रही थी, 63 सेंटीमीटर। 63 सेंटीमीटर लेंथ कब आ रही है, जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। वॉट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील रॉड ऑन दैट डे। तो बेटा यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ज़्यादातर जगह जो आंसर दिए गए हैं वो कुछ सोच समझ के नहीं दिए गए, एनसीईआरटी ने खुद ने आंसर पता नहीं क्या सोच समझ के इसका बनाया, लेकिन अपन इसको एकदम डिकोड कर देंगे भाई, डिकोड कर देंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी भी नीट में तो नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, नीट में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया। और ये एनसीईआरटी ने एक ही क्वेश्चन दे रखा है इस पर बेस्ड। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा ग्लिच है बेटा इस क्वेश्चन, जो भी आपको सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं ना इसके, वो सॉल्यूशन गलत है, वो सॉल्यूशन गलत है। कैसे गलत है बताता हूँ, इसको ध्यान से समझना। व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील रॉड ऑन दैट डे, स्टील रॉड की लेंथ बताओ उस दिन, एक्चुअल लेंथ बताओ। तो बेटा एक चीज़ बताओ मुझे, यदि ये 45 डिग्री यदि ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा कि नॉर्मली ये इस तरह की रीडिंग दिखाता है 63, नॉर्मली ये इस तरह की रीडिंग दिखाता है, तो हॉट डे पर इसने 63 रीडिंग दिखाई, मतलब ये जो रॉड है अपनी वो कुछ एक्सपेंड हो गई होगी, और जो अपना स्केल है वो भी कुछ एक्सपेंड हो गया होगा, तब इनकी रीडिंग 63 है। आप मुझे बताओ, ये पूछ रहा है कि 45 पे इसकी एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, तो भाई 45 पे इसकी एक्चुअल रीडिंग 63 तो हुई यार, 45 पर इसकी रीडिंग 63 ही तो हुई, समझ नहीं रहे यार आप। इसने पूछा है कि हॉट डे पर इसकी एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, अरे यार हॉट डे मतलब 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही तो ये वैल्यू 63 दिखा रहा है, तो इसकी एक्चुअल रीडिंग 45 पर कितनी हुई, 63 ही हुई, हॉट डे पर इसकी रीडिंग 63 ही हुई, समझ रहे ना बेटा, समझ रहा है। इसमें ग्लिच ये है, ये क्वेश्चन एकदम क्लियरली डिफाइन नहीं है, समझ, आप इस बात को समझने की कोशिश करो, मजा आ जाए। इसने क्या पूछा, देख वापस क्वेश्चन पर, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील रॉड ऑन दैट डे, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है इस रॉड की भाई, तो मेरे हिसाब से तो यही है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि ये 63 दिखा रहा है तो वही तो इसकी एक्चुअल लेंथ हो गई, ठीक है, समझ रहा है। अब देख एक्चुअली में ये पूछना क्या चाह रहा है वो अब देख लेते हैं। एक्चुअली में जो आंसर दिया है उसके हिसाब से फिर मैंने इसको प्रेडिक्ट किया, ये एक्चुअली में पूछना क्या चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी रीडिंग 63 दिखा रहा है, तो आप इसकी एक्चुअल लेंथ बताओ, एक्चुअल लेंथ कब, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 27, ये यदि इसने देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि 45 पर इसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, तो 45 पे तो भाई एक्चुअल लेंथ इसकी इतनी होगी 63, जो शो हो रही है वही तो इसकी एक्चुअल लेंथ है भाई, 45 डिग्री जब तक टेम्परेचर रहेगा तो इसकी लेंथ में कोई चेंज थोड़ी आ जाएगा, तो ये 63 रहेगी। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछना ये चाह रहा है कि यदि 45 पे लेंथ 63 है तो इसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी कब, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब उसकी चर्चा कर लेते हैं, अब उसकी चर्चा कर ली जाए कुछ, अब उसकी चर्चा कुछ कर ली जाए, लेकिन उसमें भी काफ़ी ग्लिच है, उस पर भी काफ़ी ग्लिच है। वो ये है कि देखो यहाँ पर जब एक्सपेंशन होगा तो इसने क्या बोला है, स्टील टेप है, जो टेप है वो भी स्टील की बनी हुई है, और जो रॉड है जिसको आप मेज़र कर रहे हो, जो रॉड आप मेज़र कर रहे हो जिसकी लेंथ, उस वो भी कितनी है भाई, वो भी क्या है, वो भी स्टील की बनी हुई है, वो भी स्टील की बनी हुई है ना बेटा, अरे मेरा भोले बेटा। तो दोनों में एक्सपेंशन होगा, यदि इसकी एक्चुअल लेंथ यदि 63 ना होके ये 45 पे यदि इसकी लेंथ 63 है तो रूम टेम्परेचर पे इसकी लेंथ कुछ कम रही होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सपेंशन होता है, तो रूम टेम्परेचर पे इसकी लेंथ 63 ना होके 63 माइनस डेल्टा एल रही होगी, 63 ना रहेगी 63 माइनस डेल्टा एल रही होगी। लेकिन अब आप देख रहे हो ये जो स्केल है अपना, जो अपना स्केल है वो भी रूम टेम्परेचर पे क्या होगा,
रूम टेम्परेचर पे वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा, तो उसकी लेंथ भी कम हो चुकी होगी। तो बताओ मुझे, ये बताओ कि इसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी। तो देख लेते हैं भाई, इसमें कितना चेंज आ जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एल की वैल्यू, इसकी लेंथ है कितनी अभी 45 पे 63। एल्फा की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू 45 27 18। तो डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस केल्विन की टेम्परेचर के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं केल्विन लिखूँ या डिग्री सेंटीग्रेड लिखूँ, दोनों ही बात इक्वल है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इक्वल होता है 80 केल्विन के, नहीं बेटा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है। तो 80 केल्विन का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड 18 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के इक्वल है। ये किस में दे रखा है, पर केल्विन में। तो यहाँ से केल्विन कट जाएगा 63 सेंटीमीटर। तो यहाँ से डेल्टा 3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, डेल्टा 3 की वैल्यू आप निकाल सकते, डेल्टा एल की वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो ये डेल्टा एल मिल गया। तो तू अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी लेंथ निकाल सकता है इजीली। कितनी हो जाएगी, एल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू एल एट 45 माइनस डेल्टा एल। तो 45 पे कितनी लेंथ थी 63 माइनस डेल्टा एल, तू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर देगा तो तेरी वैल्यू आ जाएगी। तो तेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये तो है इसका एक्चुअल सॉल्यूशन, ये तो है इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी एक्चुअल लेंथ ये होगी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब आप ऐसे स्केल से मेजर करोगे, ऐसे स्केल से मेजर करोगे जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है, तो यहाँ पर इसकी एक्चुअल लेंथ ये आ जाएगी। अब देखो, ये तो हो गए इसके एक्चुअल कैलकुलेशन। अब देखो जो आपको जगह जगह पे ये चीज़ें मिल जाएंगी उनकी बात कर लेते हैं। अभी जगह जगह पे जो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे उनकी बात कर लेते हैं। वो आपसे क्या बोलते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है अभी 63 दिख रही है। इसकी लेंथ जो 45 पर है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 63 लेंथ दिख रही है। तो पहली बात तो वो ये कंसिडर कर रहे हैं, ये कंसिडर करते हैं कि रॉड जो है, ये जो रॉड है जिसको मेज़र कर रहे हैं, उसमें लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आया टेम्परेचर के साथ। उसकी लेंथ में टेम्परेचर के साथ कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ अपनी स्टील की जो टेप है जिससे मेज़र कर रहे हैं वो ही एक्सपेंड हुई है, वो ही एक्सपेंड हुई है। इसको दूसरे इसमें स्लाइड में समझते हैं। जैसे क्या हुआ कि ये जो है मेजरिंग टेप, इसको 20 40 60 और यहाँ कहीं 63 है। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे इसकी ये सिचुएशन है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाएंगी। 20 कुछ यहाँ पर आ जाएगा, 20 40 कुछ आगे चला जाएगा, 60 कुछ आगे चला जाएगा। ठीक है, और 63 का यहाँ पे होगा, 63 का यहाँ पे होगा। अब आप देखो 63 का यहाँ पर होगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 63 वैल्यू रीडिंग दे रहा है। यहाँ पर ये वैल्यू 63 रीडिंग यहाँ पर दे रहा है, 63 रीडिंग दे रहा है इस पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 45 पे ही 63 रीडिंग दे रहा है। आप मुझे ये बताओ, ये तो एक्सपेंड होने के बाद इतनी रीडिंग दे रहा है 63, लेकिन जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होगा स्केल, तो भाई 63 इस जगह पे ना होके इसका 63 तो यहीं पे कहीं पहले ही आ जाएगा, यहाँ पर कहीं 63 होगा। तो इसकी एक्चुअल लेंथ जो होगी, जो रॉड की एक्चुअल लेंथ होगी, मतलब रूम टेम्परेचर पे इसकी जो लेंथ होगी वो इससे ज़्यादा होगी। रूम टेम्परेचर पे इसकी लेंथ 63 से ज़्यादा होगी। और वो कैसे निकालोगे आप, 63 से कितनी ज़्यादा होगी, तो आप देख लो डेल्टा एल की वैल्यू देख लो, इसमें स्केल में कितना एक्सपेंशन हुआ है। डेल्टा एल इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी, डेल्टा एल इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल चेंज देख लेते हैं, इनिशियल लेंथ स्केल की कितनी है 100 सेंटीमीटर, एल्फा की वैल्यू इसके लिए दे रखी है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस 18 है। तो यहाँ से डेल्टा एल आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एल आ जाएगा। तो आपको क्या पता चलेगा यहाँ से कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब लेंथ में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो डेल्टा एल की जो वैल्यू होगी वो 63 में जब आप ये वैल्यू ऐड कर दोगे तो आपको टोटल एक्सपेंशन मिल जाएगा। टोटल इसका ये मिल जाएगा कि भाई एक्चुअल लेंथ इसकी कितनी होगी। एक्चुअल लेंथ 63 से कोई ज़्यादा होगी, ये तो आप समझ गए क्यों होगी, 63 से ज़्यादा होगी। और वो वैल्यू कितनी होगी 63 प्लस डेल्टा है। अब मुझे लगता है मैंने इसमें क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे टाइम देते हैं अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं, ये आप नहीं समझे हो तो मैं कमेंट बॉक्स में बता देना। मुझे लगता है इसमें मुझे कम से कम 20 मिनट आपको समझाना पड़ेगा, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ पाओगे। वैसे यदि आप थ्योरी देखना चाहो तो मैंने थ्योरी में इसको अच्छी तरह समझा रखा है, वहाँ पे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ होल इज ड्रिल्ड इन ए कॉपर शीट। एक कॉपर शीट में होल ड्रिल किया गया। डायमीटर ऑफ होल इज 4.24 centimeter at 27 degree centigrade. What is the change in diameter of hole when sheet is heated to 227 degree centigrade? Coefficient of linear expansion of hole is this. तो D final equals to D initial plus DI alpha delta T. डेल्टा L इक्वल्स टू L अल्फा डेल्टा T आपने सुना है। तो यहाँ पर डेल्टा L मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा T होता है। तो यहाँ से फाइनल लेंथ Li प्लस Li अल्फा डेल्टा T आए। तो यहाँ से आपसे पूछा गया चेंज इन डायमीटर, मतलब DF माइनस DI की वैल्यू पूछिए। चेंज इन डायमीटर इक्वल्स टू DI अल्फा डेल्टा T। इनिशियल डायमीटर आपका कितना है 2.47 सेंटीमीटर। एल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन इंटू डेल्टा टी। यहाँ से कितना है डेल्टा टी, देखो आपको केल्विन में चेंज नहीं करना, केल्विन में चेंज नहीं करता, डायरेक्ट डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस ले लो, क्योंकि डिफरेंस हमेशा केल्विन का और डिग्री सेंटीग्रेड का सेम ही होता है। तो ये यहाँ पे केल्विन भी लगा सकता हूँ मैं, समझ गए क्यों लगा दी। तो यहाँ से आपको डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रास वायर 1.8 meter long at 27 degrees centigrade is held down with little tension between two rigid support. If the wire is cooled to a temperature of minus 39 degrees centigrade, what is the tension developed in the wire if diameter is 2 mm? Coefficient of linear expansion of brass is इतना, Young's modulus of brass is इतना। ओके, एक ब्रास का वायर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दो रिजिड सपोर्ट पे ये वायर है। इफ वायर इज कूल्ड टू टेम्परेचर ऑफ -39 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसको कूल किया गया। व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन वायर, आपको टेंशन डेवलप बतानी है वायर के अंदर। टेंशन कितनी डेवलप होगी, तो देखो बच्चों टेंशन डेवलप होने के लिए मतलब फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी फोर्स डेवलप हो जाएगी इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो देखते हैं भाई टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कितनी फोर्स जनरेट हो जाएगी इसमें। तो आप जानते हो या नहीं जानते हो, तो मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ बेटा आपको कि यंग्स मॉडुलस जो होता है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ये बात आप जानते हो या नहीं, नहीं जानते हो तो मैंने इसको, इससे एक चैप्टर है अपना प्यारा सा सॉलिड वाला, उसमें जाके आप देख सकते हो बेटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, दोस्तों जानते हो। गामा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से फोर्स जो टेंशन है मतलब फोर्स की वैल्यू पूछिए ए गामा अल्फा डेल्टा टी। एरिया निकाल सकते हो इस वायर का π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू डायमीटर की वैल्यू इतनी है। तो यहाँ से आपके पास एरिया आ जाएगा इतना, इतना एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। एरिया आ गया आपके पास, तो एरिया यहाँ पे पुट कर देना। गामा की वैल्यू आपको पता है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल मतलब यही होता है, या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये तो मैं पता करना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये मैं नहीं लिखता। हाँ बता, ये गामा की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई, अल्फा की वैल्यू इसने दे ही रखी है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन केल्विन। यूनिट जरूर साथ में लिखो, नहीं तो आप गलती कर दोगे। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ 27 से -39 पे आए, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा ये आप निकाल सकते हो 66। तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू 66, बाकी सारी वैल्यू पुट कर देना, आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, अ ब्रास रॉड ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 3 mm, एक ब्रास की रॉड है जिसकी जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो है 3 mm।
3 mm का मतलब आप समझ लो 3 × 10⁻³ और इसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 × 10⁻²। ठीक है। इज जॉइन टू ए स्टील रॉड, इसको ज्वाइन किया गया एक स्टील रॉड के साथ, यहाँ पर एक स्टील रॉड के साथ ज्वाइन किया गया। सेम लेंथ एंड डायमीटर, इसका भी लेंथ और डायमीटर सेम है। लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर इतना मीटर लिख दूँ, और डायमीटर कितना है इसका 3 × 10⁻³ मीटर। ये ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन कंबाइंड लेंथ ऑफ रॉड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड इफ ओरिजिनल लेंथ आर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इनकी जो लेंथ अभी दे रखी है ना वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, दोनों का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 250। तो आपको पूछा है कि इनकी लेंथ में कितना चेंज आएगा। तो पहली वाली ये वाली रॉड है ब्रास रॉड, इसकी लेंथ में चेंज कितना आएगा, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। एल इसकी इनिशियल लेंथ कितनी है, इतनी मीटर। एल्फा की वैल्यू ब्रास के लिए दे रखी है 2 × 10⁻⁵। डेल्टा टी कितना किया आपने 210 डिग्री सेंटीग्रेड या 210 केल्विन बोलूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके हो अब तक तो, क्योंकि केल्विन का और डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है। तो ये जो डेल्टा एल चेंज इन ब्रास रॉड, ये ब्रास रॉड की लेंथ में चेंज आया। ऐसे स्टील की रॉड में चेंज कितना आएगा, देखो लेंथ तो इसकी भी सेम है, एल्फा की वैल्यू लेकिन अलग है 1.2 × 10⁻⁵। डेल्टा टी तो सेम है 2 सर। तो ये डेल्टा एल स्टील का आ गया। आपसे पूछा है इसमें टोटल एक्सपेंशन कितना होगा इस रॉड में, तो डेल्टा एल ऑफ ब्रास प्लस डेल्टा एल ऑफ स्टील, ये टोटल चेंज आ जाएगा। लेकिन इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा वो बड़ा मज़ेदार है। इनके दोनों एंड जो हैं वो फ्री टू एक्सपेंड है, मतलब ये जितना चाहे उतना एक्सपेंड हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपने हिंड्रेंस इनके लिए क्रिएट नहीं किया है। अब आपसे पूछा है इज़ देयर ए थर्मल स्ट्रेस, यहाँ पर कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी या नहीं होगी। तो थर्मल स्ट्रेस जब मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पढ़ाया था वहाँ पर बताया भी था कि थर्मल स्ट्रेस सिर्फ तब डेवलप होती जब आप इसके दोनों एंड्स को क्या कर देते, यहाँ पर दोनों एंड्स को आप एक्सपेंड होने से रोक देते। यहाँ पर आपने बिल्कुल भी यदि एक्सपेंड नहीं होने दिया तब इसमें स्ट्रेस डेवलप होती, लेकिन यहाँ तो क्योंकि दोनों एंड फ्री हैं तो स्ट्रेस डेवलप होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसका आंसर होगा नो, देयर विल बी नॉट बी एनी थर्मल स्ट्रेस बिकॉज बोथ एंड आर फ्री टू मूव, बोथ एंड आर फ्री टू एक्सपेंड। यहाँ पर दोनों एंड फ्री टू एक्सपेंड है, इसलिए यहाँ पर कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। और लेंथ में चेंज आप ऐसे निकाल सकते हो, दोनों का लेंथ में चेंज निकालना, उनका ऐड कर देना। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इन इज, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा की वैल्यू दे रखी है 49 × 10⁻⁵ पर केल्विन। व्हाट इज द फ्रैक्शन चेंज इन इट्स डेंसिटी फॉर 30 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने पर इसकी डेंसिटी में कितना चेंज आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नीट में आ गया था ये वाला, सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस था तो वहाँ पर उसने 40 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया था बस। तो आप एक चीज़ जानते हो, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मास यदि मैं देखूं, मास में यदि चेंज निकाल रहा हूँ डेल्टा एम, तो क्या मैं रो डी वी प्लस वी डी रो लिख दूं। दोस्तों प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसने बोला है कि मास इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, वॉल्यूम चेंज की वजह से। वॉल्यूम चेंज होने की वजह से डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब डी एम की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से रो डी वी प्लस वी डी रो इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से डी वी बाई वी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस डी रो बाई रो। देख लो यहाँ से आप इजीली देख लो, देखो डी रो डी वी माइनस वी डी रो, यही है, ये दोनों इक्वल है माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी डी वी बाई वी की माइनस डी रो बाई रो। तो आप डी वी बाई वी की वैल्यू जानते हो क्या, डी वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी, पढ़ चुके हो ना बेटा। तो यहाँ से डी वी बाई वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा डेल्टा टी। तो यहाँ से डी रो बाई रो की वैल्यू हो जाएगी माइनस गामा डेल्टा टी। माइनस साइन यहाँ पे ये बताता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी उसके अपोजिट डिक्रीज होने लगेगी। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, और वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। नेगेटिव साइन सिर्फ यही बता रहे हैं यहाँ पे। तो डी रो बाई रो फ्रैक्शन चेंज इन डेंसिटी कितना हो जाएगा, माइनस गामा डेल्टा टी। माइनस साइन सिर्फ ये बताने के लिए कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। गामा की वैल्यू आपको पता है, ये सी रहा।
डेल्टा टी की वैल्यू यस 30 डिग्री सेंटीग्रेड बोलूँ या 30 केल्विन बोलूँ, दोनों सेम है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ये राइज इन टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है, और टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन का और डिग्री सेंटीग्रेड का सेम ही होता है। तो डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। डी रो बाई वो रो, इसकी यूनिट क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। ऊपर भी रो है, नीचे भी रो है, कट के भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये दोनों, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो यूनिट लेस हो गई क्वांटिटी, बस खत्म। नेक्स्ट है, a 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in a small aluminium block of mass 8 kg। एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है जिसका मास बेटा 8 किलो दे रखा है। एक 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन, तो पावर यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन की कितनी? 8 किलोवाट या किलो जूल पर सेकेंड। वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और किलो में दे रखा है तो किलो जूल पर सेकेंड। ओके, हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक? इस ब्लॉक का टेम्परेचर, व्हाट इज राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक इन 2.5 मिनट्स? कितने टाइम में? 2.5 मिनट्स में। टाइम कितना है? 2.5 मिनट। तो यहाँ से आप देखोगे तो इतने सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 150 सेकंड हो जाएगा टाइम। यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 150 सेकंड आ जाएगी, समझ गया आप? ठीक है, ओके। तो आप बताओ 150 सेकंड में टोटल कितनी एनर्जी इसने यूज़ कर ली? तो एनर्जी होती है बेटा, टोटल एनर्जी कैसे आएगी? पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर कितनी है? 10 किलोजूल पर सेकंड। और आपने इसको कितने सेकंड तक चलाया? इतने सेकंड तक। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहाँ पर टोटल एनर्जी जो यूज़ में आई इतनी किलोजूल, इतनी किलोजूल एनर्जी यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन ने कंज्यूम करी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? अज्यूमिंग 50% ऑफ पावर इज यूज टू हीटिंग द मशीन, ठीक है। अब ये जो हीट, जो एनर्जी इसने कंज्यूम करी है, इलेक्ट्रिकल पावर से यूज़ करी होगी इसने, इलेक्ट्रिकल पावर के थ्रू इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली होगी, जिसमें से 50% तो ये कटिंग वगैरह के लिए, मैकेनिकल फोर्स वगैरह लगेंगे ना, तभी तो ये एल्यूमिनियम के ब्लॉक में जो ड्रिल जो बोर हो पाएगा। तो मैकेनिकल फोर्स वगैरह में एनर्जी चली गई, लेकिन 50% एनर्जी क्या कर रही है? इसके टेम्परेचर राइज कर रही है। मतलब कितनी कितनी एनर्जी टेम्परेचर राइज कर रही है इसकी? 50%, मतलब इसकी आधी आधी एनर्जी का यूज किया जा रहा है इसका टेम्परेचर राइज करने के लिए, इतनी किलोजूल एनर्जी का यूज किया जा रहा है। अब ये आपसे पूछ क्या रहा है? स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम दे रखी है, तो आपसे पूछ क्या रखा है? हाउ मच इज द टेम्परेचर राइज? तो इस ब्लॉक का देखो हीट की वजह से टेम्परेचर राइज होगा, और हीट एनर्जी कितनी है यहाँ पर? 750 किलोजूल। एम एस डेल्टा टी, इसी की वजह से टेम्परेचर राइज होगा, एम एस डेल्टा टी। मास कितना है इसका? 8 किलो। एस की वैल्यू आपको पता है, स्पेसिफिक हीट ये रही 0.91 जूल पर ग्राम केल्विन। इनटू डेल्टा टी की वैल्यू बेटा, डेल्टा टी टेम्परेचर राइज ही तो इसने पूछा, वही तुझे निकालना है। अब देख बेटा, यूनिट का विशेष ख्याल रखना, ये इधर वाला तो मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ये 8 kg को तू ग्राम में कन्वर्ट कर, क्योंकि यहाँ से नीचे ग्राम है तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो ये ग्राम में आ गया तेरा ये 0.9 जूल। यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी, किस में आएगी? केल्विन में। तो डेल्टा टी तो केल्विन में बोलूँ या डिग्री सेंटीग्रेड में बोलूँ, दोनों ही वैल्यू सेम है, क्योंकि केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड। जाने कितनी बार तो मैं इसी वाले लेक्चर में इसको बात को बता चुका हूँ, तो यहाँ से इजीली तेरे बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a copper block of mass 2.5 kg is heated in a furnace to a temperature of 500 degrees centigrade and then placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt? Okay. कॉपर ब्लॉक 2.5 kg। देखो कुल मिला के बात ये है, एक कॉपर का ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर आपने कितना टेम्परेचर तक पहुंचा दिया? 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो देखो इसने कितनी, इसके पास हीट एनर्जी अभी है, तो एम एस 30 ये एनर्जी किसके लिए यूज करी जाएगी? आइस मेल्ट करने के लिए। तो मास कितना है इसका? 2.5। एस की वैल्यू इसके लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर है 2.39। मैं बोलता हूँ आपसे हर बार कि आपको यूनिट साथ में ही लिख लेनी चाहिए। यहाँ पर 2.5 किस में? केजी में ही, तो 2.5 इंटू 10⁻³ ग्राम लिख लूँ। एस डेल्टा टी कितना टेम्परेचर राइज हुआ यहाँ पर? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों याद रहे आपको, 500 डिग्री सेंटीग्रेड लिखूँ या 500 केल्विन लिखूँ, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही होगा।
अब ये पूछ रहा है कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी इसके, तो मास m मान लेते हैं कि m आइस मेल्ट हुई। सिर्फ मेल्टिंग की बात हुई है यहाँ पर। यदि टेम्परेचर राइज हो रहा होता तो एम एस डेल्टा थीटा भी लगाना पड़ता। ये बोल देता कि सारी आइस मेल्ट हो गई, तो यहाँ पर m इंटू एल प्लस, अब आइस का वो आइस जो मेल्ट हुई उसका टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेल्टिंग की बात हो रही। तो ये पूछ रहा है कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी इसके, m इंटू लेटेंट हीट कितनी है 335 जूल पर ग्राम। यहाँ से आपके पास मास की वैल्यू आ जाएगी कितनी आइस मेल्ट हुई। और ये वैल्यू देख लेना आप आएगी किस में आएगी बेटा, ये वैल्यू आएगी आपकी ग्राम में। ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं जो कट करता जा रहा हूँ वैसे कट होते जाएंगे, वैल्यू मास की आएगी ग्राम में। आखिरकार ये ग्राम ही तो बच रहा है यहाँ पर, तो ग्राम में ये वैल्यू आ जाएगी कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ना बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, एक स्पेसिफिक हीट निकाली एक मेटल की। कैसे निकाली आपने, कैलोरीमीटर की हेल्प से। कैसे देखते हैं। अ 0.2 kg ब्लॉक ऑफ मेटल एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड इज ड्रॉप्ड इन ए कॉपर कैलोरीमीटर। देखो ये कॉपर का कैलोरीमीटर है, इसके अंदर आपने क्या किया, एक 0.2 kg का ब्लॉक रख दिया जिसका टेम्परेचर था 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर रख दिया, जिसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है 0.025। मैंने बताया ना ये आपको पूरा का पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, मतलब ये न्यूमेरिकल आपको देखने पड़ेगा तभी आपका लेक्चर कंप्लीट होगा एक्चुअली, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। अब आपको देखो ये वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है। वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है ये समझो। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि इसका कुछ भी मास हो, इसका मास, इसका जो भी मास हो, आपको इससे ज़रूरत, इसकी मास की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि इस जो कॉपर जो कैलोरीमीटर है उसका मास 0.025 है, नहीं, उसका मास 0.2025 नहीं है। समझो आप इस बात को कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट ये होता है कि यदि मैं इस कॉपर के कैलोरीमीटर को हटा के कितने अमाउंट ऑफ वाटर इसकी जगह पे भर दूं, कितने अमाउंट ऑफ वाटर इसकी जगह पे भर दूं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाएगी वो सेम हीट इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए दी जाएगी। वापस समझो, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया। देखो वाटर इक्विवेलेंट, जैसे मुझे इसका वाटर इक्विवेलेंट निकालना है, ये अपनी कॉपर है जिसका मास है भाई 10 kg, इसका वाटर इक्विवेलेंट मुझे चाहिए। तो वाटर इक्विवेलेंट 10 kg से इसका कोई रिलेशन नहीं होता भाई। 10 kg का कॉपर ब्लॉक है, इससे इसके वाटर इक्विवेलेंट का कोई रिलेशन नहीं। तो वाटर इक्विवेलेंट कैसे आता है, मैं इस कॉपर के ब्लॉक को कितने अमाउंट ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दूं। आप इस कॉपर के ब्लॉक को हटा के, यदि मैं इस कॉपर के ब्लॉक को हटा के इसकी जगह पे वाटर भर दूँ, इसके कॉपर ब्लॉक को हटा दूँ, इसकी जगह पे कितना वाटर मुझे चाहिए ताकि जितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर राइज करने के लिए, जैसे कॉपर का भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप इसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना चाहते हो, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए जितनी हीट इसको दी जाएगी उतनी ही सेम हीट इस वाटर को दी जाएगी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए। समझा वाटर इक्विवेलेंट का मतलब, कि जितनी हीट उस मटेरियल को या उस सब्सटेंस को दी जाएगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए, सेम हीट कितने अमाउंट ऑफ वाटर को दी जाए ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो। तो ये इसका रिप्लेसमेंट होता है। इसका करने से फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होगा आपको इसके मास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस कॉपर के ब्लॉक के मास की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इसका मास लेना है, वाटर इक्विवेलेंट लेना है इसका 0.025। फ़ायदा क्या होगा, आपको इसकी स्पेसिफिक हीट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कॉपर ब्लॉक है ना उसकी स्पेसिफिक हीट जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, वाटर से। तो मैं वाटर की स्पेसिफिक हीट लिख दूंगा ना इसकी जगह, एस की जगह, मुझे इसकी स्पेसिफिक हीट जानने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, इसीलिए अपन इसको यूज करते हैं। तो ये आपको वाटर इक्विवेलेंट की कहानी समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। वाटर इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का, वो वाटर इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस को निकालने के लिए ये होता है कि आप उस सब्सटेंस को कितने अमाउंट ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दो ताकि सेम टेम्परेचर राइज हो। जैसे जितनी हीट में 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होता है उस सब्सटेंस का, उतनी ही सेम हीट में वो कितने वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होगा। तो ये अमाउंट ऑफ वाटर होती है एम, ठीक है। तो वाटर इक्विवेलेंट आ गया इसका दे रखा है, कंटेनिंग 150 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके चारों तरफ वाटर है भाई, इसकी चारों तरफ वाटर है, कितने टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर मैं बोलूँ इसको
300 केल्विन पर कंटेनिंग 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर दे रखा है तो वाटर का वॉल्यूम दे रखा है 150 सेंटीमीटर क्यूब। क्या इसका मास निकाल सकते हो? इसके चारों तरफ जो पानी है उसका मास कितना होगा? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रखा है 150 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 150 ग्राम। तो इसके आसपास 150 ग्राम पानी भरा हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, द फाइनल टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस हुआ क्या, जैसे यहाँ से हीट निकलेगी भाई, ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई ब्लॉक अंदर रखा हुआ है, वो हीट देगा यहाँ पर बाहर, हीट देगा जिसकी वजह से इसका कैलोरीमीटर का और जो बाहर पानी है उनका दोनों का टेम्परेचर राइज होगा, और फाइनली देखा गया कि सबका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया फाइनल टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर घटते घटते 40 पे पहुंच गया, और इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते, मतलब ये कैलोरीमीटर का और पानी का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 40 पे पहुंच गया। बताना क्या आपको? कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। आपको इस मेटल की स्पेसिफिक हीट बतानी। तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसमें करना ही क्या है, हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन। जितनी हीट दी जाएगी उतनी हीट ले जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करते हुए। कितनी हीट देगा भाई ये कॉपर ब्लॉक? एम एस डेल्टा टी। इसका मास कितना? एम। भाई मैं बोलता हूँ यूनिट साथ में लिखना, एस। स्पेसिफिक हीट मुझे इसकी निकालनी है, एस की वैल्यू। डेल्टा टी, इसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? डेल्टा टी 150 से इसका टेम्परेचर हो गया 40। समझ गया? ओके। अब इसके बाद हीट टेकन, कौन कौन हीट ले रहा है? हीट कौन कौन ले रहा है? एक तो ले रहा है ये कॉपर का कैलोरीमीटर, लेकिन मैंने इसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, तो इसका वाटर इक्विवेलेंट ये रहा। अब मुझे बताओ स्पेसिफिक हीट, इसका वाटर इक्विवेलेंट 0.05 है, एम एस डेल्टा टी, इतनी हीट ये लेगा। अब इसके लिए एस की वैल्यू क्या रखो बताओ? यदि तुम्हें ये समझ आ गया तो इसका मतलब आपको वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एस की वैल्यू बेटा क्या रखूँ? बता बेटा, यहाँ पे मैं एस की वैल्यू रखूँगा क्या? स्पेसिफिक हीट और वॉट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। समझिए ना? डेल्टा टी कितना हो जाएगा इसका लिए? इसका ना डेल्टा टी कितना हो जाएगा? अरे मेरा प्यारे मेरे बेटे, इनिशियल टेम्परेचर इसका कितना था? इनिशियल टेम्परेचर इसका और पानी का दोनों का ही कितना था? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल कितना हो गया? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना चेंज होगा? 13 प्लस जो पानी भरा हुआ है कितना है? 150 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट वाटर का ही लेना है, डेल्टा टी इसके लिए 13। तो यहाँ से एस डब्ल्यू वाटर इक्विवेलेंट कितना होता है भाई, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, तो वो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। 4.18, कितनी बार अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करें वहाँ पर ये वैल्यू ली है। 4.18 ले लो या फिर 4.2, 4.18 ले लो या फिर 4.2। ठीक है, अब आपको यूनिट रखनी पड़ेगी भाई, तो यूनिट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आपको ये बताना है 4.2 क्या होती है भाई? 4.2 क्या? जूल पर केजी केल्विन, या फिर किलो जूल पर केजी केल्विन, या फिर 4.2 कैलोरी पर केल्विन केजी केल्विन। ये वाली वैल्यू ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे पुट करोगे। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ये, क्योंकि तभी आप इजीली इसको समझ पाओगे भाई, तभी आप इजीली इसको समझ पाओगे कि आखिरकार एस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है। वो पुट करोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो आप सर्च करके वैल्यू पुट करोगे कि 4.2 जूल पर केजी केल्विन, 4.2 केजी पर केल्विन क्या होती है वैल्यू, मुझे नहीं पता, आपको बताना। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस मेटल। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? इफ हीट लॉसेस टू द सराउंडिंग आर नेग्लिजिबल, इज योर आंसर ग्रेटर और स्मॉल देन द एक्चुअल वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अच्छा, अभी यहाँ पर आपने क्या बोला था कि ये जो भी हीट यहाँ से दी जा रही है ना इस मेटल ब्लॉक के द्वारा, वो सारी की सारी हीट ये कॉपर का कैलोरीमीटर और इसके आसपास भरा हुआ पानी ही एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, यदि इसके अलावा कुछ हीट लॉस हो जाती सराउंडिंग में, यदि कुछ हीट सराउंडिंग में लॉस हो जाती, तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी इस केस में सॉल्व करके वैल्यू आएगी, वो उस केस में भी सेम रहती है। यदि कुछ हीट आपके एनवायरनमेंट में लूज हो जाती बेटा, तो भी क्या ये वैल्यू स्पेसिफिक हीट की जो यहाँ से आई है वो सेम रहती? तो इसका आंसर है नहीं रहती। इसलिए नहीं रहती कि अब ये दोनों मिला के जो हीट इनके पास आती, ये जो टोटल वैल्यू आती वो
इस वाले केस में जो इनकी जो टोटल वैल्यू आती है उससे थोड़ी सी कम आती। क्यों आती? क्योंकि कुछ हीट एनवायरनमेंट में लॉस हो गई ना बेटा, कुछ हीट यहाँ से निकल के एनवायरनमेंट में चली गई। मतलब ये दोनों अब जो हीट एब्जॉर्व करेंगे, मैं मान लेता हूँ इन दोनों की जो कंबाइंड हीट है इस केस में, जब कोई भी एनवायरनमेंट लॉस नहीं हुआ, वो आ रही है 450 जूल है। चलो ठीक है, ऐसे रैंडमली मान लिया, इतनी हीट इनके पास आ रही है। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, कुछ हीट का लॉस हो रहा है, एनवायरनमेंट में जा रही है, तो यहाँ पर 450 की जगह जो कंबाइंड वैल्यू आएगी वो 420 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये कंबाइंड वैल्यू कम हो गई, तो ये वाली राइट हैंड साइड जब कम हो जाएगी तो एस की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? एस की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब कम हो जाएगी यदि कुछ हीट लॉस हो जाती है एनवायरनमेंट में। तो समझ गए बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करेंगे अपन जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ केटीजी पढ़ लेंगे, तब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड, बहुत ही प्यारा दुलारा, दिल मन 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 हारा, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। अ चाइल्ड रनिंग ए टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट इज गिवन एन एंटीपायरिन, अ मेडिसिन दैट लोअर्स फीवर, विच कॉजेज इंक्रीज इन रेट ऑफ एवोपरेशन और स्वेट फ्रॉम बॉडी। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाना चाहूँगा, देखो क्या होता है। ये बच्चा है, बाला के भोला है, नन्ना है, दुलारा है, आपकी तरह बड़ा प्यारा है, लेकिन इसको बेचारे को एक दिन आ गया बुखार। तो एक मेडिसिन है जिसका नाम है एंटीपायरिन। पायरिन जो भी शब्द होता है वो टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है। तो टेम्परेचर, एंटीपायरिन मतलब टेम्परेचर डाउन करने के लिए जो टेम्परेचर जो टेबलेट दी जाती है वो एंटीपायरिन है। ठीक है, इसने बोल भी रखा है मेडिसिन डेट लोअर्स फीवर, एक्चुअली इट डज नॉट लोअर्स फीवर, इट लोअर्स द टेम्परेचर। फीवर, हाँ बोल सकते हो, फीवर मतलब टेम्परेचर ही होता है, तो ये टेम्परेचर डाउन करने के काम आती है। ठीक है, टेम्परेचर डाउन करने के काम आती है। तो ठीक है, ये टैबलेट इसने खाई भाई साहब ने, और इनके बॉडी से स्वेट, यहाँ से पसीना निकला, और पसीना जब इवेपोरेट होगा भाई, पसीना जब इवेपोरेट हो रहा होगा तो आपको पता है इसको लिक्विड से कन्वर्ट होना है गैस में। लिक्विड से कन्वर्ट होने के लिए गैस में कुछ ना कुछ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी क्या करता है, इसकी स्किन से खींच लेता है। यदि कोई आपकी स्किन से एनर्जी ले लेगा तो आपकी स्किन कैसी हो जाएगी, ठंडी ठंडी ठंडी, कूल कूल, क्योंकि आपकी हीट एनर्जी लेके वो इवोपरेट हो गया। यहाँ पे वेपराइजेशन नहीं बोल देना बेटा, वेपर और इवोपरेट दोनों में डिफरेंस होता है। इवोपरेटर तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी चलता रहता है, वेपराइजेशन तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जाके होता है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं आया, लेकिन इवोपरेशन हो रहा है, और इवोपरेशन होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसने बॉडी से, स्किन से खींच ली, इसलिए इसकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया। तो ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। तो ये जब इस बच्चे को फीवर था तब इसका टेम्परेचर कितना था, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जब इसने टेबलेट खा ली तब इसका टेम्परेचर डाउन होके हो गया 98 फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर देखो डिफरेंस आ गया, और ये टेम्परेचर डिफरेंस कितनी देर में आया, 20 मिनट्स के टाइम में। कितने टाइम में ये टेम्परेचर डिफरेंस आया, 20 मिनट्स के टाइम में, या फिर मैं बोल दूँ 1200 सेकेंड में। 20 मिनट्स के टाइम में इतना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा एवोपरेशन कॉज्ड बाय ड्रग। तो इस ड्रग के द्वारा एवोपरेशन, कितनी एवोपरेशन क्रिएट करेगी जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर डाउन हो गया। अज्यूम द एवोपरेशन मैकेनिज्म हैज़ ओनली वे बाई विच हीट इज़ लॉस्ट। यहाँ पर और किसी मेथड से बच्चे की बॉडी से हीट नहीं निकल रही, सिर्फ और सिर्फ एवोपरेशन की मदद से हीट यहाँ से बाहर जा रही है। ठीक है, द मास ऑफ चाइल्ड इज 30 kg, जो बच्चे का मास है वो 30 किलो है। ठीक है भाई, स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ वाटर। तो ह्यूमन बॉडी की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो वाटर के इक्वल ही लेनी है, मतलब एस की वैल्यू आपको 4.18 या 4.2 ही लेनी है। यूनिट में नहीं बताऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, पिछले क्वेश्चन में बताया नहीं तो आप यहाँ से कॉपी कर लोगे। 4.8 इतनी लेनी है जितनी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है, और ये वैल्यू आप लगभग लगभग सेम ही इसको लगभग अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू को सेम मान सकते हो। वैसे तो ह्यूमन बॉडी देखो 70% तो अपने अंदर वाटर ही, तो अपनी स्पेसिफिक हीटर को वाटर के इक्वल मानना कोई बुराई वाली बात तो है नहीं, लेकिन अच्छाई वाली बात भी नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली तो वाटर के स्पेसिफिक हीट के इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन अपने क्वेश्चन में दे रखी है तो ठीक है मान लेते हैं अपन। एंड लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर एट टेम्परेचर इज 480 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पर जो लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन दे रखी है वो दे रखी है 480 कैलोरी पर ग्राम। तो 480 कैलोरी पर ग्राम एवोपरेशन की। तो यहाँ से आप देखो बच्चे के बॉडी से ली गई हीट, लिखो इसको, बच्चे की बॉडी से
ली गई हीट बराबर वाटर को इवोपरेट होने के लिए दी गई हीट। समझ रहे हो आप? बच्चे की बॉडी से ली गई हीट बराबर वाटर को इवोपरेट होने के लिए दी गई। तो बच्ची की बॉडी से कितनी हीट ले जाएगी बेटा? एम एस डेल्टा। ठीक, वैल्यू कितनी होगी? मास कितना है बच्चे का, प्यारे बच्चे का? 30 kg। यूनिट साथ में लिख लेना। एस की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट आपको बॉडी की कितनी लेनी है? जितनी वाटर की होती है, तो 4.18। यूनिट आप लिखोगे इसकी क्या है, यूनिट आपको लिखनी है, ठीक है? यूनिट लिख लेना। इसमें मैंने भी रख डेल्टा टी। डेल्टा टी बेटा कितना टेम्परेचर डाउन हो गया इसका? कितना टेम्परेचर डाउन हो गया? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब याद रखना यहाँ पर इसका टेम्परेचर 101 से 98 आया, सॉरी 3 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या ये वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगी? क्या यहाँ पर डायरेक्टली 3 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हो? नहीं। टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन, लेकिन फ़ारेनहाइट वाला चेंज अलग होता है भाई। आपको मैंने बताया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होते हैं? 1.8 फ़ारेनहाइट के। ठीक है, तो यहाँ से 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल हो जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस किसके इक्वल होगा? 1.8 फ़ारेनहाइट के। सॉरी, यहाँ पर 180 आता है। तो यहाँ से, तो अब मैं पूछूं कि 3 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा? यहाँ से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा? तो वो आप निकाल सकते हो। 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल होता है 1.8 फ़ारेनहाइट के। तो 1 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर डिफरेंस किसके इक्वल होगा? 1/1.8 डिग्री सेंटीग्रेड के। ठीक है, तो 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 फ़ारेनहाइट कितने इक्वल हो जाएगा? 1.8 इंटू 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। अब बोल सकते हो जो भी वैल्यू आ गई डिग्री सेंटीग्रेड की और इसकी इक्वल आएगी। तो 3 फ़ारेनहाइट का मतलब आप समझ गए ना बेटा? या फिर आप दूसरा तरीका अपना सकते हो, वो लंबा तरीका है, वो आपको अपनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो आपको बता के ही मानूंगा। पहला ये, आप इसको 101 को कन्वर्ट कर लो किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में। कैसे करोगे? C/100 इक्वल टू F-32/180। तो यहाँ से यहाँ पे वैल्यू पुट करना, इसकी जगह पे 101, तो डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरे केस में C/100 इक्वल टू F की जगह वैल्यू पुट करना 98 -32/180। तो यहाँ पे दूसरा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, दोनों का डिफरेंस ले लेना वो। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं जब डिफरेंस का अपने पास डायरेक्टली रिलेशन है। तो यहाँ से एम एस डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना आप। एम एस डेल्टा टी इक्वल टू एम इंटू एल। ठीक है, डेटा टी। अब ये आपसे ये पूछ रहा है ये आपसे पूछ ही रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ एक्स्ट्रा इवोपरेशन कॉज बाय ड्रग। तो जो ड्रग है उसने कितनी इवोपरेशन क्रिएट करी? ठीक है, यही पूछ रहा है आपसे, कितनी इवोपरेशन इसने क्रिएट करी, मतलब कितनी एनर्जी, कितनी मतलब कितनी यहाँ से मास इसने इवोपरेट किया, कितना मास इसने पर यूनिट टाइम इवोपरेट किया हुआ। ठीक है, वहाँ से हीट इतनी ली गई, टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये सारी हीट जा रही होगी एम इंटू एल। तो यहाँ से आप लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन दे रखी 580, ये वैल्यू पुट करना, तो आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी। एम क्या है यहाँ पर बेटा? जो पानी है, जो पानी मतलब स्वेट है, ये स्वेट पसीना है, जो एक्स्ट्रा पसीना उसने इवोपरेट किया उसकी वैल्यू है, एम की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसने एम की वैल्यू नहीं पूछी, इवोपरेशन रेट पूछी इसने, इवोपरेशन रेट। तो यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी, अपॉन डिवाइडेड बाई टाइम कर दोगे तो इवोपरेशन रेट आ जाएगी। तो आप किसी में भी निकाल सकते हो। यहाँ पे वैल्यू ग्राम में आ रही है तो ग्राम अपॉन नीचे 20 रख देना, तो ग्राम पर मिनट आ जाएगी। यदि वैल्यू आपको ग्राम पर सेकंड में चाहिए तो ग्राम अपॉन नीचे सेकंड में चाहिए तो 20 इंटू 60 कर देना, ग्राम पर सेकंड में आ जाएगी। केजी पर में चाहिए तो यहाँ से मास केजी में रख देना, तो केजी पर मिनट में आ जाएगी, यहाँ पर रख दो तो केजी पर सेकंड में आ जाएगी। बात समझ गए या नहीं? समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है thermocol icebox is cheap and efficient method for storing small quantities of cooked food in summer in particular। गर्मियों के दिनों में दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, एक वाइट कलर की थर्मोकोल जैसी एक बॉक्स लेके आते हैं लोग, आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं। आपने तो नहीं देखी होगी, बिकॉज यू आर बिलोंग फ्रॉम जेन जी जनरेशन एंड जेन जी डू नॉट नो अबाउट इट, बट वी नो अबाउट इट। यहाँ पर क्या होता था, जब बचपन में आइसक्रीम लेके आते थे लोग, तो क्या करते थे, इस टाइप के जो थर्मो
थर्मोकोल के बॉक्स होते थे उसमें रखते थे। ये चीप भी होता है भाई, जिसके पास फ्रिज वगैरह नहीं है वो इससे काम चला लेता है, ठीक है, इसमें रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, हीट का लॉस ज़्यादा नहीं होता, तो आइस जो होती है वो धीरे धीरे पिघलती है, ठीक है। अ क्यूबिकल आइस बॉक्स ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसकी हर साइड 30 सेंटीमीटर की है। कितनी साइड होंगी भाई, क्यूब में कितनी साइड होती है, क्यूबिकल लिखा है ना इसे, ना ना, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक आगे वाली, एक बीच, तो टोटल कितनी साइड है, 6 साइड। तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है तो लेंथ और विड्थ सेम है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू एरिया का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30। यदि आपको चाहिए किसमें, सेंटीमीटर में ना चाहिए, मीटर में चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर देना, ये आपके पास एरिया आ जाएगा टोटल एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, टोटल एरिया आ जाएगा इसका मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये एरिया होगा। हैज़ ए थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर, जो ये वॉल है उनकी हर एक की थिकनेस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं बोलूँ 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, हर एक वॉल की थिकनेस 5 इंटू 10 जितनी। इफ़ 4 kg ऑफ आइस इज पुट इन द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर 4 kg आइस आपने पुट कर दी, इस बॉक्स के अंदर 4 किलो आइस आपने यहाँ पर रख दी। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग आइस आफ्टर 6 आवर्स, 6 आवर्स में इसमें से कितनी जो है आइस बचेगी, यहाँ से कितनी आइस बचेगी। द आउटसाइड टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड, आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थर्मोकोल इज, थर्मोकोल की थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 0.01 जूल पर मीटर सेकंड केल्विन, जूल पर मीटर सेकंड केल्विन, ये आपको थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, जो आइस है मेल्ट होगी भाई, तो मेल्ट होने के लिए मतलब लेटेंट हीट जो दे रखी है वो 335 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी से, केल्विन नहीं, वो तो केल्विन आते ही तो फिर वो स्पेसिफिक हीट की बात होती है, जूल पर केजी वैल्यू दे रखी है यहाँ से, ये समझे आप। देखो बहुत ही प्यारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सबसे अच्छी बात प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज होता है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ से क्या होगा, बाहर से हीट अंदर जाएगी, बाहर से हीट अंदर जाएगी क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 45 है और अंदर आपकी आइस रखी हुई है, तो आइस कितने पे होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट अंदर जाएगी और वो हीट क्या करेगी, उस आइस को मेल्ट कर देगी, उस आइस को मेल्ट कर देगी। तो कितनी हीट अंदर जा रही है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कर ली जाए, 6 घंटे में कितनी हीट अंदर चली जाएगी देख लेते हैं। तो आपने Q/T की वैल्यू क्या आप जानते हो कि ये होती है KA∆T अपॉन L। ये एक मैंने साइड बना दी अपने बॉक्स की, ये ऐसी 6 साइड होंगी, इनसे हीट अंदर जा रहे होगी। K की वैल्यू आपको पता है क्या, इस बॉक्स के लिए K की वैल्यू पता है 0.01 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन, 0.01 यूनिट जरूर साथ में लिखना बेटा, जूल पर मीटर सेकेंड केल्विन, MSK, ये K की वैल्यू लिख दी। एरिया कितना है भाई, सारी की सारी साइड से जाएगी हीट, तो 6A², इसमें कितना एरिया होंगे 6A², 6 इंटू 900 इंटू 10⁻⁻4 A², एरिया आ गया, अपॉन L मतलब लेंथ, कितनी लेंथ से ये बात होगी, तो भाई कितनी लेंथ से होगी, जो थिकनेस होगी इसकी वॉल की वही इसके लिए लेंथ हो जाएगी। तो थिकनेस कितनी दे रखी है वॉल की, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ भी आपके पास आ गई 5 सेंटीमीटर। डेल्टा टी कितना भाई, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यहाँ पर, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर है कितना, समझ रहे हो ना आप, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 45 और अंदर कितना है 0, तो टेम्परेचर डिफरेंस 45, चाहे केल्विन बोलूँ चाहे इसको डिग्री सेंटीग्रेड बोलूँ, ये तो आप समझ गए। यूनिट जरूर साथ में लिख देना, इसकी यूनिट कितनी है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट कितनी है नीचे मीटर, इसकी यूनिट चाहे केल्विन लिखो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, ये क्यू अपॉन टाइम, कितने टाइम के लिए आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, 6 आवर्स, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये यहाँ पर सेकंड लिख देना। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहाँ से आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी, और आपको यूनिट जरूर ध्यान में रखनी है कि ये किस यूनिट में आएगी। तो मेरे हिसाब से तो बेटा ये वैल्यू आपकी आने वाली है जूल में। तो यहाँ से Q अमाउंट ऑफ हीट आ गई जो कि उसके अंदर जाएगी, 6 की 6 साइड से कितनी हीट अंदर जाएगी, 6 की 6 साइड से 6 घंटे में कितनी हीट अंदर चली जाएगी,
वो आपके पास क्यू आ जाएगी, और यही हीट क्या करेगी, आइस को मेल्ट करेगी, एम इंटू एल। इस हीट को जो भी यहाँ से क्यू की वैल्यू आ रही है वो एम इंटू एल कर देना, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना आइस का मास मेल्ट हो जाएगा। एल की वैल्यू लेटेंट हीट दे रखी है आपको 335 इंटू 10⁻³ 335 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। तो यहाँ से आपके पास मास आ जाएगा आइस का जो कि मेल्ट हो जाएगा, आइस का मास आ जाएगा जो कि यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आइस का मास आ जाएगा जो कि मेल्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछा आइस का मास नहीं गया जो मेल्ट होगा, पूछा गया कि 6 घंटे के बाद कितनी आइस बचेगी। तो टोटल आइस इनिशियली जो थी वो थी कितनी थी, 4 kg लिखा है ना इसमें, 4 kg ऑफ आइस। तो यहाँ पे 4 kg आइस थी, जिसमें से यहाँ से जो भी मास आएगा उतनी मेल्ट हो गई, उसको सबसेट कर देना, तो फाइनली इतनी बची रहेगी उसके अंदर, इतनी बची रह जाएगी। बहुत ही बढ़िया, शानदार, मज़ेदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद क्वेश्चन था यार, देख के ही मज़ा आ गया मुझे तो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अरे यार इसमें 2 क्वेश्चन जो हैं बड़े प्रैक्टिकल दे रखे हैं यार, देख के ऐसा लगता है कि वाह एनसीईआरटी ने मज़े ही कर दिए। इस लेवल के क्वेश्चन आईटी से एडवांस में एक्सपेक्ट करोगे आप, एडवांस में एक्सपेक्ट करना है, ये तो भाई छोटे मोटे क्वेश्चन तो है ही नहीं है, नीट वगैरह में तो आ ही नहीं रही है ऐसे क्वेश्चन। अ बॉडी विद लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज पुअर एमीटर, इसने ये बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी विद लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज पुअर एमीटर। तो आपको एक चीज़ पता है, गुड एब्जॉर्वर आर गुड एमीटर, जो अच्छे एब्जॉर्वर होते हैं वो अच्छे एमीटर होते हैं। अब इसने बोला है कि बॉडी लार्ज रिफ्लेक्टिविटी, यदि कोई बॉडी है जिसके जो भी हीट करती है उसको रिफ्लेक्ट ही कर देती है, जो उसको रिफ्लेक्ट ही कर देती है, यदि वो रिफ्लेक्ट कर रही है हीट को तो एब्जॉर्ब कम कर रही होगी, एब्जॉर्ब कम कर रही होगी, यदि एब्जॉर्ब कम करेगी तो एमिट भी कम करेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिसकी रिफ्लेक्टिविटी लार्ज होगी, यदि वो ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट ही कर देगी तो भाई एब्जॉर्ब कम करेगी, और एब्जॉर्ब कम करेगी तो एमिट भी कम करेगी। तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रास टम्बलर फील मच कोल्डर देन ए वुड ट्रे ऑन ए चिल डे। चिल डे, चिल 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 चिल, एक ठंडे दिन में, चिली डे मतलब ठंडे दिनों में, यदि आप एक टम्बलर है जो ब्रास का है उसको हाथ से छुओ और एक वुडन ट्रे है उसको हाथ से छुओ, तो जो टम्बलर है वो ज़्यादा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रास की जो है, ब्रास के लिए यदि आप बात करोगे तो ज़्यादा कंडक्टिव होता है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। यदि थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आपके हाथ से हीट निकल के तेज़ी से ब्रास के अंदर जाएगी। यदि आपके बॉडी से हीट निकाल दी जाए तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा आपके हाथ का, तो इसलिए वो ठंडा लगेगा। जबकि वुडन ट्रे जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से आपके हाथ से हीट उसमें नहीं जा पाएगी जल्दी, इसीलिए उतना ठंडा नहीं लगता। नेक्स्ट है एन ऑप्टिकल पायरोमीटर। एक पायरोमीटर का, पायरो का वर्ड का मतलब ही टेम्परेचर से होता है, पायरोमीटर जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट के काम आता है फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मेजर करने का काम इसलिए आता है क्योंकि आप दूर से ही इससे टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, इससे इसके हाई टेम्परेचर वाली चीज़ को टच करने की जरूरत नहीं है, आप दूर से ही मेजर कर लेते हो। आपने देखे भी होंगे शायद कोरोना के टाइम पे देखे हो, यहाँ पे मतलब हाई टेम्परेचर के लिए जनरली इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन आप इसका जो लाइट वर्जन है वो इस तरह से देख सकते हो, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जो कोरोना के काल में देखा था आपने, जो दूर से ही आपके शरीर का टेम्परेचर मेजर कर लेते थे, कुछ उसी तरह के प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं पायरोमीटर। मतलब इसको बॉडी को टच करने की जरूरत नहीं, दूर से ही लाइट फेंकेंगे और लाइट फेंकने से टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो चलो उस डिटेल में नहीं जाना, अभी देखते हैं। एन ऑप्टिकल पायरोमीटर, एक पायरोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर कैलिब्रेटेड फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन गिव्स too low a value for a temperature of a red hot iron piece in open space but give a correct value for temperature when the same temperature is in furnace। अच्छा, ये आपसे बोल रहा है कि एक आपने ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज़ किया 2 चीज़ों के लिए, टेम्परेचर फॉर रेड हॉट आयरन पीस। तो एक आयरन का पीस पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ओपन स्पेस में है, ओपन स्पेस में पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका टेम्परेचर आपने पायरोमीटर क्या करेगा, यहाँ से अपनी लाइट फेंकता है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से आती है, उसके बाद में ये सेंस कर लेती है कि इसका टेम्परेचर कितना था। तो एक ओपन स्पेस में पड़ा हुआ आयरन के टुकड़े का टेम्परेचर मेजर किया। दूसरी बात आपने मेजर करी, दूसरा आपने टेम्परेचर, सेम पीस है लेकिन ये फर्नेस के अंदर पड़ा हुआ है, ये सेम आयरन का पीस है लेकिन फर्नेस के अंदर रखा हुआ है। आपने एक यहाँ पे छोटा सा होल होगा उसमें पायरोमीटर लगाया, अब आपने टेम्परेचर मेजर किया। तो आपसे ये बोल रहा है कि आप खुले वाले आयरन पीस का, जो खुले में पड़ा हुआ है, उसका टेम्परेचर मेजर करो, उतनी करेक्ट वैल्यू नहीं देता, लेकिन फर्नेस वाले जो आयरन पीस है उसकी टेम्परेचर की वैल्यू करेक्ट देता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको अभी बताया इसका प्रिंसिपल। ये करता क्या है, यहाँ से लाइट फेंकता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके पास जाती है,
फिर ये टेम्परेचर सेंस करके बताता है। अब देखो फर्नेस में क्या होगा, जो भी लाइट ये अंदर फेंकेगा वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर पायरोमीटर के पास ही आनी है, क्योंकि एक स्मॉल ओपनिंग के थ्रू यहाँ पर लाइट गई है, तो इसी ओपनिंग में सारी लाइट वापस आ जाएगी, जितनी भी ये यहाँ से फेंकेगा वो वापस आ जाएगी। रेडिएशन, सॉरी लाइट बोलना गलत है, रेडिएशन जो भी ये फेंकेगा वो वापस लौट के आ जाएगी इसके बाद। लेकिन ओपन स्पेस में क्या होगा कि जो भी रेडिएशन ये फेंकेगा जरूरी नहीं है सारी इसके पास ही आए, ये इधर उधर इधर उधर इधर रिफ्लेक्ट होके जा सकती है, इसीलिए ओपन स्पेस में टेम्परेचर उतनी अच्छी से नहीं बता पाएगा और ये क्लोज स्पेस में बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द अर्थ विदाउट इट्स एटमॉस्फेयर वुड बी इन हॉस्पिटेबिलिटी कोल्ड। यदि अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वो बहुत ठंडी होती। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा दोस्तों। ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसें हैं, CO2 है, NO2 वगैरह हैं, ये जो गैस है वो क्या करती हैं, ये जो हीट को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है इनकी, ये हीट को एब्जॉर्व करके रखती हैं। जैसे सन की रेज आई, सन की रेज अर्थ से टकराएं, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर को पार करती हुई चली जाती हैं वो वापस। यदि यहाँ पर कोई भी गैस नहीं होती तो भाई जो सन है ना बेटा, सन की जो भी रेज आती है ना वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती, और वापस चली जाती तो अपने अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कूल होता कि अपन रह भी नहीं पाते, यहाँ पर रह भी नहीं पाते, इतना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट में कुछ गैसेज हैं, इनको ग्रीन हाउस गैसेज के नाम से जाना जाएगा दोस्तों, वो क्या करती हैं, उनके अंदर इन हीट जो वेव्स जो यहाँ से हीट रेडिएट होकर जो वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उनको एब्जॉर्व करके रखते हैं, जिससे अपने आसपास के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गर्म रहता है। ठीक है, अब आपको ये बात तो समझ आ गई। लेकिन अब ह्यूमन ने क्या किया, देखो ये गैसेस अपने लिए बिल्कुल सही है कि एक फिक्स अमाउंट में ये गैस अपने लिए यूज़फुल थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो CO2 गैस है, NO2 गैस है, जो भी पॉल्यूशन के थ्रू गैसेस निकलती हैं, वो गैस मीथेन गैस है, मीथेन, ये सारी गैस क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती हैं। अब क्या हो रहा है कि इन गैस की अमाउंट एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब ये अपने पास टेम्परेचर ज़्यादा शो करेंगे, क्योंकि इनकी अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा टेम्परेचर शो करेंगे, तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर वो लगातार बढ़ता जा रहा। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं CO2, NO2, मीथेन, ये अपने लिए यूज़फुल थी लेकिन लिमिटेड अमाउंट में रहती हैं, तो अपनी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का उतना वार्म रहता कि अपन सर्वाइव कर पा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब ह्यूमन कंजम्पशन ने इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि अर्थ का टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अब हार्मफुल हो गई। कहते हैं ना भाई कि दवाई जो होती है वो लिमिट में ही अच्छी होती है, तो ये दवाई के काम कर रही थी लेकिन लिमिट में। अब अगर ह्यूमन कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो गया तो भाई ये लिमिट से पार हो गई और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। और बोला जाता है दोस्तों कि जब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्रलय आनी तय हो सकती है भाई। 1.5 से ऊपर जैसे ही चला जाएगा टेम्परेचर, मतलब 2 तक 3 तक इतना पहुँचेगा तो प्रलय कैसे आएगी। जब जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो जो आइस है, ग्लेशियर्स की आइस है, वो पिघलती जाएगी, पिघलेगी तो समुद्र है उनका जो सी लेवल है, मीन सी लेवल बढ़ता जाएगा। तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं जो मतलब समुद्र के आसपास के एरियाज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे भाई, समुद्र में डूब जाएंगे। और क्या होगा अब आपको एक चीज़ बतानी है, आप थोड़ी बहुत यदि वर्ड की नॉलेज रखते हो तो आप मुझे ये बताओ कि इसकी वजह से ही, मतलब सी का लेवल बढ़ने की वजह से एक कंट्री है जिसने अपनी कैपिटल चेंज कर दी है भाई, क्योंकि उसकी कैपिटल जो सी था उसके पास थी और वो सी अब वो कैपिटल डूबने वाली है, इसीलिए उसने अपनी कैपिटल ही चेंज कर डाली, दूसरी जगह कर दी। बताओ वो कौन सा कंट्री, सर्च करना। बीच बीच में थोड़ी जनरल नॉलेज की भी नॉलेज दे देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है heating system based on circulation of steam are more efficient in warming a building than those based on circulation of hot water। तो देखो आप किसी चीज़ को यदि स्टीम से गर्म करो या फिर वाटर से गर्म करो तो दोनों में से कौन ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करेगी, तो भाई स्टीम ज़्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप स्टीम से जलना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम से जलना और 100 सेंटीग्रेड के वाटर से जलना, किससे ज़्यादा जलना ज़्यादा खतरनाक है, तो स्टीम से जलना। क्यों? क्योंकि भाई इस वाटर से जब स्टीम बनेगी, कैसे बनेगी, जब वो 450 कैलोरी पर ग्राम इतनी जो हीट है एब्जॉर्व करने के बाद, मतलब जो स्टीम है उसके पास ज़्यादा हीट है एज़ कम्पेयर टू वाटर। भले ही उनका टेम्परेचर सेम है, भले ही इसका टेम्परेचर वाटर का भी 100 है और स्टीम का भी 100 है, लेकिन
स्टीम बनने के लिए लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ती है भाई। लेटेंट हीट जब उसने एब्जॉर्व करी तब जाके वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ। टेम्परेचर भले ही राइज नहीं हुआ लेकिन उसके पास हीट एनर्जी तो ज़्यादा है, इसलिए आप यदि इस हीट से जल जाओगे तो भाई आपके लिए खतरनाक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। यदि आप किसी बिल्डिंग को स्टीम से गर्म करोगे तो क्योंकि उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करेगी एज कम्पेयर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड है। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट। 5 मिनट ज़्यादा खा लिया आज। अब ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर जो बॉडी कूल हो रही है डेल्टा टी इक्वल्स टू के टी बी माइनस टी एनवायरमेंट टी हो। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के लिए जो टाइम लग रहा है 5 मिनट का लग रहा है। के आपको यहाँ पर टी बी जब बॉडी का टेम्परेचर लेना होता है वो कैसे लेते हो, 80 + 50 / 2 एवरेज टेम्परेचर लेना होता है 65 माइनस TO, सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 20। दूसरा केस में सेम है, सेम बॉडी है लेकिन अभी ये कूल हो रही है 60 to 30। कितने टाइम में वो आपको निकालना है। कि एवरेज यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 45 माइनस टी। तो यहाँ से दोनों का वो ले लेना, रेशियो ले लेना, मतलब दोनों को डिवाइड कर देना। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कर देना। कर दोगे ज्ञानी वाइन वाला दो प्यारे बच्चे 45/25। बस इतना सा करना है, आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। 9 सेकेंड। 9 सेकेंड टाइम लगेगा। बस यही था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट बॉल कूल्स फ्रॉम 90 to 10 इन 5 मिनट। 90 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में इसको 5 मिनट लग रहे हैं भाई। वही कॉन्सेप्ट है इसमें। 90 10 50 माइनस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर 20 दे रखा है। अब दूसरे वाले केस में 60 to 30 जा रहे हैं। टाइम आपको पूछा है कितना लगेगा के यहाँ पर एवरेज कितना हो जाएगा 60 और 30, 90 / 2 45 माइनस 20। दोनों का रेशो ले लेना बेटा। 80/5 रेशो ये कितना हो जाएगा 30/T इक्वल टू 30/25। ये से ये गया 5 से 5 गया, इसको उधर ले जाएंगे। टाइम की वैल्यू 90/, ये वैल्यू से सेकंड टाइम निकाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो बच गया वो मैंने अपने आप स्किप किया था क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए मुझे आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी फॉर्मेट में, मतलब मैं लैपटॉप से अपने से समझा दूंगा। और ये कुछ नहीं, वो ट्रिपल पॉइंट वाली बात जो अब तक मैं आपसे बोलता आया था कि ये नहीं अभी बाद बताऊँ वो मैं आपको बता दूँगा। और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर पाओगे। इसमें मतलब मैं सारी चीज़ें समझा दूँगा जो भी इस क्वेश्चन में, और उसके अलावा भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझा दूँगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बच गया था शायद। अ ब्रास बॉयलर हैज़ ए बेस एरिया ऑफ 0.15 मीटर स्क्वायर। एक बॉयलर है, बॉयलर मतलब बॉयल करने का हमारा होगा भाई वाटर को, बिल्कुल सही बात है। इसका एरिया, ये जो बेस एरिया जहाँ से हीट इसको प्रोवाइड करी जा रही है वो एरिया इतना है 0.15 मीटर स्क्वायर। थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर, इसकी जो ये जो थिकनेस है उसकी ये थिकनेस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर या फिर मैं बोलूँ इतने मीटर है। इट बॉयल वाटर एट द रेट ऑफ 6 kg पर मिनट। यहाँ से जो वाटर बॉयल हो रहा है, वाटर जो बॉयल हो रहा है, बॉयल होकर निकल रहा है, कितने स्पीड से बॉयल होकर निकल रहा है 6 kg वाटर पर मिनट, या फिर मैं बोलूँ इतना पर सेकंड। हर सेकंड में 0.1 kg वाटर बॉयल होकर निकल रहा है, 0.1 kg पर सेकंड या फिर 6 kg पर मिनट। वैन प्लेस्ड ऑन ए गैस स्टोव, जब इसको गैस स्टोव पर रखा जाता है तब ये हर सेकंड में 0.1 kg वाटर बॉयल कर देता है। एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ फ्लेम इन कॉन्टैक्ट विद बॉयलर। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना पड़ेगा भाई। मणि देखो यार, मुझे यार NCERT के इन क्वेश्चनों पे एकदम दिल सा आ गया यार, क्योंकि इन्होंने इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिए यार, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिए जो आपकी लाइफ को एकदम आसान बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको ऐसा लगेगा यार कि यार ये तो चीज़ें वास्तव में डेली लाइफ में यूज़ होती हैं यार, ऐसा नहीं है किताबों की बातें नहीं है। इसीलिए यार मैं क्वेश्चन देखता हूँ ना NCERT के, मज़ा ही आ जाता है भाई। मुझे तो भाई मज़ा ही आ जाता है। क्या
ये मज़ा आप भी लेना चाहते हो दोस्तों ये मज़ा आप भी लेना चाहोगे या नहीं? तो देखो बॉयलर ये रहा आपके पास। बॉयलर ये रहा, बॉयलर से जो रेट है यहाँ से कितने पानी को ये हर सेकंड ये एवोपरेट कर रहा है 0.1 को। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ बेस की थिकनेस और बेस का एरिया दे रखा है। बेस की थिकनेस और बेस का एरिया तो 0.15 मीटर स्क्वायर है और इसकी जो थिकनेस है वो है 10⁻², 10⁻² मीटर, क्योंकि ये तो थिकनेस है। इट बॉइल्स वाटर व्हेन प्लेस्ड इन बॉइल। एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ फ्लेम इन कॉन्टैक्ट विद बॉयलर। देखो यहाँ पे कैसे हीटिंग हो रही होगी, नीचे बॉयलर है, यहाँ पे नीचे कुछ आग जल रही है जिसका टेम्परेचर मान लो इधर T1 है, इधर T1 टेम्परेचर, और दूसरी साइड टेम्परेचर जब अंदर चलेगा इस बॉयलर के इस साइड में तो टेम्परेचर T2 है। एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ पार्ट ऑफ द फ्लेम इन कॉन्टैक्ट विद बॉयलर। T1 आपको निकालना है, जो कि फ्लेम जो बॉयल के कांटेक्ट में उसका कितना टेम्परेचर होगा वो निकालना है। T1 एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ पार्ट ऑफ फ्लेम इन कांटेक्ट विद बॉयलर। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास इज 109। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी जो दे रखी है, इसकी जो ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 109 जूल पर सेकंड मीटर केल्विन, ये वैल्यू दे रखी है, सेकंड मीटर केल्विन, ये इसकी यूनिट। हीट ऑफ वेपराइजेशन इज, वेपराइजेशन की हीट जो है LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है 2256 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी, जूल पर केजी। अब देखो मज़ेदार चीज़ देखना यार, जूल पर केजी इतनी दे रखी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे निकालनी है हीट रेट निकालनी, मुझे रेट, क्योंकि देखो मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ KA ∆T/L। अब मुझे ये बताओ ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, किस चीज़ का फॉर्मूला है ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है बेटा, हीटिंग रेट का फॉर्मूला होता है, ये टोटल हीट का फॉर्मूला नहीं होता। दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर हीटिंग रेट, हीटिंग रेट का फॉर्मूला होता है, हीटिंग रेट का फॉर्मूला होता है KA ∆T/L। अब मुझे ये बताओ कि वाटर यहाँ से हर मिनट में इतना इवेपोरेट हो रहा है और इसकी लेटेंट हीट इतनी है, तो उसकी इवोपरेशन रेट क्या होगी, इवोपरेशन रेट, या फिर मैं बोलूँ वेपराइजेशन रेट, क्योंकि यहाँ पे तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। 2256 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी, यूनिट साथ में लिखना मज़ा आ जाएगा। इंटू मैं इस रेट से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 0.1 kg पर सेकेंड, केजी से केजी चला जाएगा बेटा, वैल्यू आएगी 2256 इंटू 10⁻²² जूल पर सेकेंड। समझा कैसे, 0.1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से एक पावर हट जाएगी, 10⁻³ केजी से केजी कट जाएगा, जूल पर सेकंड। ये एवोपरेशन रेट आ गई तेरी, ठीक है, एवोपरेशन रेट आ गई। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस रेट के, जिस रेट से आप हीट प्रोवाइड करोगे इसी रेट से तो ये एवोपरेशन होगा। जिस रेट से आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसी रेट से ये वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो यहाँ से हीट प्रोवाइड किस रेट से कर रहे हो, 2256 इंटू 10⁻² से, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू बस यूनिट साथ में लिख लेना, इसकी यूनिट है जूल पर सेकंड। अब देखते हैं के की वैल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी कितनी दे रखी है, ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 109, यूनिट बेटा साथ में लिखना जूल पर सेकंड इंटू मीटर। बस बेटा इसका काम हो चुका है भाई, डाउन हो गया भाई ये लैपटॉप। के एरिया कितना है इसका, अरे यार ये तो अब चल ही नहीं रहा, एरिया 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 दे रखा है इसने कितना, 0.15 मीटर स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ वापस यूनिट साथ में लिखना, ए ∆T तुझे चाहिए बेटा, तो T1 की वैल्यू तुझे निकालनी है और T2 कितना होगा, वाटर बॉईल कितने टेम्परेचर पे होता है, तो T2 की वैल्यू है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ∆T की वैल्यू चाहिए T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है। अब तुझे पता है T1 की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि यार ब्रास के ये सीट से होके पास हो रहा है, तो T2 की वैल्यू कम होगी ऑब्वियसली। तो T1 की वैल्यू तुझे पता करनी है, T2 की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन, तो ये T1 की वैल्यू भी डिग्री सेंटीग्रेड में ही आएगी। सारी यूनिट बेटा साथ में लिखता चलना, तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। KA ∆T, KAV हो गया, ∆T हो गया अपॉन L मतलब ये थिकनेस, तो ये थिकनेस भी तुझे दे रखी है इसकी, ये थिकनेस भी तुझे दे रखी है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² अपॉन 10⁻² नीचे लिखना है तुझे, 10⁻² नीचे लिखना है तुझे, और इसको इक्वल कर देना है इसके 2256 इंटू 10⁻² के। तो यहाँ से तेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी और वो टेम्परेचर 100 से ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही होना चाहिए।
ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी तो वो 100 यहाँ से जब जाएगा तो ब्रास सीट से होकर जब वो पार करके जाएगा तब जाके वो 100 हो पाएगा। मतलब T2 की वैल्यू 100 है, T1 की वैल्यू समझ लेना। ये वैल्यू तुझे डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेगी, सारी यूनिट रख देना, तो यूनिट में देखता जाना क्या यूनिट किससे कटती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन कर लेना, तेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। बेटा मुझे यहाँ पर ये ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि मेरी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो चुकी है, और बैटरी जब डाउन हो जाती है तब ये मार्कर मेरा काम नहीं करता, और हो सकता है कि थोड़ी देर में लैपटॉप बंद भी हो जाए। और मेरे हिसाब से सारे न्यूमेरिकल ख़त्म हो चुके हैं बेटा। इस तरह से ये सारे न्यूमेरिकल हो गए आज के ख़त्म। थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए। मैं आपको वापस बोलूँगा इस बात को कि बेटा ये कंप्लीट चैप्टर तभी होगा जब आप इसके न्यूमेरिकल मतलब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और साथ साथ में ये जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाया है वो और न्यूमेरिकल मतलब ये जो क्वेश्चन है वो साथ में देखोगे, तभी ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वाला, जिसके बेस पे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो स्किप हुआ है वो, तो मैं उसको एक लेक्चर बना के समझा दूंगा। थैंक यू सो मच। अभी करते हैं लेक्चर ख़त्म।